शादियाना एक जश्न था, तरफ शाह लाए थे। उन्हें ये मलाल था कि हम नहीं आए थे। मैं मोहब्बत से उसी राह से गुजर गया। मैं मोहब्बत से उसी राह से गुजर गया जिस राह में उसने कांटे बिछाए। चिड़ियों की चहचहाट संग सुबह आती है रोज। नसीम बहार तेरी खुशबू उड़ा लाती है रोज। तस्कीन तस्कियों वाला सायादार शजर है मेरा। एक छोटा सा आशियां है, एक छोटा सा घर है मेरा। मेरे कमरे पे मेरी तरह वक्ते जवानी है। कुछ अवार्ड नए हैं, कुछ तस्वीरें पुरानी हैं। एक पुराने कमरे में कुछ किताबें पुरानी मिलेंगी। कुछ बुजुर्गों के असासे, कुछ किस्से कहानी मिलेगी। हर कमरे में रोशनी का एक इम्कान मिलेगा। सब इल्म वाबस्ता होंगे, सबके दिल में कुरान मिलेगा। सब इल्म वाबस्ता होंगे, सबके दिल में कुरान मिलेगा। इंसानियत से महकता हर एक इंसान मिलेगा। वो पुराना तहजीबों वाला हिंदुस्तान। दिन गुजरता है लेकिन दिन गुजरता नहीं। कोई दिल में उतरता है लेकिन दिल में उतरता नहीं। कोई ज़रिया हो काश तुझे मुझसे मिला दे। कोई ज़रिया हो काश मुझे तुझसे मिला दे। तन्हा खुद के शेर गुनगुनाऊं कब तक। जो सुनाने थे तुझको खुद को सुनाऊं कब तक। दिले नादा यूं आहें बढ़ने से क्या होगा। जो जा चुका उसे याद करने से क्या होगा। ए हम नशी ए हम नवा तू लौट आ कहीं यूं न हो। तेरे बगैर ही सब आ जाए तेरे मेरे दरमियाँ कब आ जाए। ओ पिछली रुत के साथी अब के बरस में तन्हा हूँ। तो मुझे अपने पिताजी बहुत याद आते हैं। मैं अपने शेर की सुनाता हूँ। शेर कहना कमाल ये भी है, तू सबब है मलाल ये भी है। शेर कहना कमाल ये भी है, तू सबब है मलाल ये भी है। कमाल मलाल ये राइमिंग लफ्ज़ है, ये काफ़िया के लिए इस्तेमाल होंगे, इसको काफ़िया बोला जाएगा। कमाल ये भी है और दूसरे में देखें मलाल ये भी है। ये भी है लफ्ज़ जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये होगा रदीफ़। अभी जिसके अंदर पहले शेर के अंदर रदीफ़ काफ़िया दोनों के अंदर आएंगे, तो जिसके अंदर रदीफ़ काफ़िया दोनों आए वो पहला शेर वो हो गया मतलब। वो अलग कौम से है मैं अलग कौम से हूँ क्या फ़र्क है। वो अलग कौम से है मैं अलग कौम से हूँ क्या फ़र्क है। अपने बच्चों के नाम के आगे हिंदुस्तानी लगा देंगे। हमारे साथ आज मिर्ज़ा असद साहब हैं। मिर्ज़ा ही कहते हैं क्योंकि बहुत ही चहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। एक उन्होंने मुझे एक शेर भेजा था, आपको पढ़ना चाहूँगा। मेरे आने में देरी का कारण है, मैं बिल्कुल सीधे रास्ते से आया हूँ। समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है। जो सीधे रास्ते पे चलते हैं वो हमेशा देर हो जाते हैं। जो जलेबी की तरह रास्तों पे चलते हैं ना, जो आपको मुझे बेवकूफ़ बना के आगे बढ़ते हैं, वो हमेशा जल्दी पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर अगर आप धर्म के रास्ते पे हैं तो यकीन मानिए कि आपकी पीढ़ियां जीतेंगी जरूर, हारेंगी नहीं। मेरी इनसे मुलाकात रिसेंटली एक कवि सम्मेलन में हुई थी और बहुत ही शानदार कविताएं पढ़ते हैं। बहुत कविताएं क्या, उर्दू के शेर पढ़ते हैं। और इन्होंने मुझे एनलाइटन भी किया, मुझे सिखाया भी कि मतला क्या होता है, मक्ता क्या होता है, गज़ल कैसे लिखते हैं। अभी मैं शागिर्द हूँ, अभी धीरे धीरे और सीखना है मुझे इनसे। लेकिन जो इन्होंने सिखाया है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। मेरी इनसे साथ में एक चैलेंज सा लगा हुआ है। चैलेंज क्या मतलब, मेरे से बहुत छोटे हैं उम्र में, इसलिए मेरा आशीर्वाद इनके साथ है। तो मैंने इनसे कहा है कि अगले 10 सालों में भारत के जो बहुत बड़े शायर उनमें इनका नाम होगा। क्योंकि मिर्ज़ा जो हैं वो एक लॉजिकल व्यक्ति हैं, मतलब स्टूपिड इलॉजिकल में नहीं जाते, ये लॉजिकल व्यक्ति हैं। तो आप इनको कहीं भी, आप इनको किसी किसी पर्टिकुलर रोल में पेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो पेंट होने के लिए बने ही नहीं है। ही इज डिफरेंट। द ओनली रीजन व्हाई आई लाइक दिस गाय इज बिकॉज इज डिफरेंट। ही हैज हिज ओन थॉट प्रोसेस। ही लुक्स एट थिंग्स विथ हिज ओन थॉट्स। अपने अलग विचार से ही चीजों को देखते हैं, उसी हिसाब से लिखते हैं और वही कविताएं पढ़ते हैं। तो मुझे उनका यही बहुत अच्छा लगा कि वो ओपन है डिस्कशन के लिए, टेबल पे बैठने के लिए, बातें करने के लिए, किसी के साथ चर्चा करने के लिए उसका खुला होना बहुत जरूरी होता है। मिर्जा एक बहुत ही ओपन और बहुत ही खुले विचारों वाले व्यक्ति हैं, इसलिए बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे मिलकर। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा।
उर्दू आपको नहीं लगता उर्दू हमारे उसमें से कम भी हो गई है? जो बोलचाल का जो लैंग्वेज है उसमें से उर्दू नीचे जाती जा रही जी, है और नीचे जाती उर्दू है। पढ़ने वाले, उर्दू लिखने वाले बहुत कम, समझने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। और गालिबन अब तो ये मैं समझता हूँ कि करीबन आप 5 से 7 साल पहले चले जाएँ, 10 साल पहले चले जाएँ, तो उर्दू का स्तर बहुत गिर चुका था। तो अब जो इस अदब में, शायरी के अंदर जो नौजवान जो आ रहे हैं, इन्होंने शायरी को उठाया है। एक ये समझिए कि वो रोशनी के मुहाफ़िज़ बन के आए हैं। अब नौजवान इस फ़ील्ड में आ रहे हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि आने वाला मुस्तकबिल जो है उर्दू का, हिंदी का, अदब का, मैं जो शायरी की बात कर रहा हूँ, ये रोशन है। इसमें मेरा एक कता भी है, अभी ये नस्ल नहीं है, कुछ इंतज़ार ज़रा, इन्हें तो आगे बढ़कर गुलाब होना है। नौजवानों की नज़र किया था हमने अपने लिए। अभी ये नस्ल नहीं है, कुछ इंतज़ार ज़रा, इन्हें तो आगे बढ़कर गुलाब होना है। ये रोशनी के मुहाफ़िज़ हैं, इनकी कद्र करो, ये वो दिए हैं जिन्हें आफ़ताब होना है। तो मैं ये सोचता हूँ, मेरी अमूमन बहस इसी बात पे होती है, जब कोई शोरा मिलता है मुझसे, कोई शायर मिलता है, तो इसी बात पे बहस होती है। वो ये बात ये तो इख्तिलाफ़ात का बायस बन जाता है या इतराफ़ का बायस बन जाता है। बहुत से लोगों से मिजाज मिल जाते हैं, बहुत से लोगों से मिजाज नहीं मिल पाते। वो ये कहते हैं कि नहीं, नौजवानों ने अदब को बिगाड़ा है। बहुत सी इंस्टाग्राम रील्स वगैरह पे आप देखते होंगे उल्टी-सीधी शायरियाँ बहुत चल रही हैं। लेकिन मैं नहीं मानता, मैं इस चीज़ से इख्तिलाफ़ करता हूँ। मैं एतराफ़ इस चीज़ से रखता हूँ कि आने वाला मुस्तकबिल अदब का बहुत रोशन है, और वजह ये है कि उसमें नौजवान आ रहे हैं। नौजवान ऊपर लेके जा रहे हैं शायद, ऐसे-ऐसे नौजवान ऐसे-ऐसे शेर कह रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि ये नौजवानी में ऐसे शेर कह रहे हैं, तो जब असल उम्रें गज़ल लौट निकलती हैं जाएंगी। जी, जब हाँ। असल गज़ल निकलती हैं आगे की उम्र में, तो क्या होगा? हमारे एक दोस्त हैं, उनका एक शेर मैं कई दिन तक मदहोश रहा, मैं शेर सुना मैंने उनका कि किताबें बेचकर रोटी खरीदी, किताबें बेचकर रोटी खरीदी, गरीबी खा गई बस्ता हमारा। मैं नशे में रहा शेर के, मैंने कहा, यार ये इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी बातें कह रहे हैं। एक पीयूष मिश्रा जी ने लिखा था कि एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां, हम चांद पे रोटी की चादर डालकर सो जाएंगे, नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। अब अगर आप इसको सुनेंगे अगर, तो आपको लगता है क्या कहना चाह रहे हैं, जबकि वो कह रहे हैं जो एक गरीब बच्चा है उसकी जो लड़ाई है रोटी और नींद से, तो कह रहा है कि मुझे चांद भी नहीं चाहिए, मेरे को चांद पे मैं रोटी की चादर डाल के सो जाऊंगा भाई, क्योंकि मेरी लड़ाई रोटी की है इस टाइम। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने आपको शेर सुनाया, वो रोटी वाला, वो मैं इस तरह के, मेरा मिजाज ये है कि मुझे इश्किया शायरी से थोड़ी-सी पसंद नहीं है। मैं समझता हूँ कि मुझे इश्किया शायरी ज़्यादा मैच करता हूँ। हाँ, जिस मुझे कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, वाह! उस कवि को आज तू नकार दे। वाह! मुझे इश्क की बातें, मैं अमूमन ये सोचता हूँ कि बहुत से मेरे अहबाब हैं, दोस्त हैं, अलग-अलग, तो कहते भी हैं कि कुछ लिख दीजिए। हमारे बहुत सी नौजवान वो भी कहती हैं कि लिख दीजिए कुछ, तो लिखा नहीं जाता। तो ये है कि हुस्न पे, इन चीज़ों पे मुझसे लिखा नहीं जाता। कोई दीगर और अलग-अलग चीज़ें होती हैं, मैं उन पे ज़्यादा लिखने की कोशिश करता हूँ। और जो ऊपर से आती हैं चीज़ें, मेरा ये है कि मैं अगर कुछ चीज़ लिखना बैठूँगा कि आज एक गज़ल लिखनी है, आज एक नज़्म लिखनी है, तो कभी नहीं लिख पाऊँगा। क्योंकि ये वजह ये होती है कि खुद से ज़हन में आता है। कभी बैठा रहता हूँ, कभी सोचता रहता हूँ तो आ जाती है, कभी सोचना भी चाहूँ तो नहीं आती, नहीं होती। बिल्कुल नहीं आती। तो ये मेरे साथ ये मसला रहता है। मैं इश्क से थोड़ा-सा हट के अलग हूँ। थोड़ा-सा फ़लसफ़ी बातों पे थोड़ा-सा यकीन रखता हूँ, और इस चीज़ों पे ज़्यादा लिखता हूँ। तो इश्क का कलाम मेरी शायरी में आपको नहीं दिखेगा, और मैं कोशिश भी ये करता हूँ कि इश्क इससे थोड़ा-सा अलग, क्योंकि देखें, अगर इश्क की आपको 3 पीढ़ियों तक जाना है, नौजवान तक जाएँगे, इश्क का आपने इश्क का कलाम किया, आप नौजवान तक पहुँच जाएँगे। लेकिन उनसे ऊपर की पीढ़ी, वालिद की पीढ़ी, वो इश्क की चीज़ें नहीं समझते, वो थोड़ी चीज़ों को उनको अलग समझते हैं। उनके लिए आपको फ़लसफ़ी बात या कुछ और चीज़ बातें कहनी होगी, और बुज़ुर्ग तक जाएँगे तो ऐसी बात कहनी चाहिए। हमारे देवबंद के एक वो हैं, नाज़िम हैं, वो ये बात कहते हैं कि अगर आपको शेर की दात चाहिए तो लोगों को चौंकाते रहो। चौंकाते रहोगे, दात पाते रहोगे। तो ये अगर हमने गज़ल लिखी है, उसपे 5 शेर हैं, तो पाँचों शेर ऐसे होने चाहिए कि इंसान को चौंकाएँ, सामाइन को चौंकाएँ, चौंकेंगे तो दात मिलेगी। तो बस ये थोड़ी-सी मेरे साथ मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, बस ये बयान तो करना। ये मुझे जो तारीफ पाने की जो ये जिद हुँ, है शायर की, जी, यही है ना कि जी, द लोकस आइडेंटिटी ऑफ अ शायर डिपेंड्स ऑन द क्लैप्स व्हिच ही गेट्स, जी, है ना, कि बिल जो आइडेंटिटी का पूरा मेरा लोकस इसी पे है कि तालियां कितनी तालिबान, पड़ती है जी, ना। जी, जी। तो एक साइकोलॉजी की भाषा में कहते हैं लिविंग ऑन द अप्रूवल ऑफ अदर्स, नहीं बजी तालियां तो मैं बता रहा, मैंने 2 साल पहले ऐसे-ऐसे शेर कहे हैं कि मुझे लगता था कि मैंने क्या शेर कह दिया, लेकिन जब सुनाया तो लोगों को समझ में नहीं आया। तो ये लगता था कि यार शायद मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ, शायद मैं समझ जा नहीं पा रहा हूँ। असल में बाद में मर्तबा ऐसा होता है कि हम बात कह देते हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आती। हम आसान लफ्ज़ों में कह देते हैं, तब नहीं समझ आती। हम भारी लफ्ज़ों में कह देंगे, तब समझ में आ जाती है। तो एक ये अपना शायरी को, अपने कलाम को किस तरह सामान्य तक पहुँचाना, ये भी एक बड़ी कला है। और क्या नाम है, ये इंसानों की किस तरह मिजाज है। 2 तरह के, एक तहत होता है, एक तरन्नुम होता है। गा के पढ़ने वाला तरन्नुम, और तहत जो सीधे-सीधे मुख्तलिफ लोग होते हैं। शायरी जो पाकिस्तान में जो शायरी हो रही है, वहाँ ये माना जाता है कि तरन्नुम तो कोई शायरी की फ़ॉर्म है ही नहीं।
वहाँ तरन्नुम को नहीं लाते हैं, तरन्नुम से नहीं पढ़ते। तहत में यहाँ हिंदुस्तान में तरन्नुम से भी पढ़ते हैं और तहत में भी पढ़ते हैं। बल्कि जितनी भी शायरा हैं तो सारी तरन्नुम से पढ़ेंगी, सब तरन्नुम से पढ़ेंगे, उनके लिए आसान भी हो जाता है। हुस्न माशाल्लाह अल्लाह के शुक्र, जाके स्टेज पे बैठेंगी तो खड़ी हो जाती हैं। उन्होंने तो देखा है कि अगर मुशायरे चल रहे हैं तो बस वो स्टेज तक जाके माइक तक जाती हैं और दाँत मिल जाती है और उन्हें शेर सुनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। हमें अच्छे शेर के लिए भी बोलना पड़ता है कि तवक्को की उम्मीद है कि आपसे आप शेर सुनें। तो ये बहुत से ये जो लड़कों और लड़की में फ़र्क आ जाता है, तो यहाँ से भी जेंडर इक्वालिटी बहुत बड़ी दूर होती फ्रस्ट्रेशन तो होती होगी ना कि है। यार बहुत, मतलब बहुत, बहुत और होती है। प्रॉब्लम ये है कि जितने भी ये मुशायरे होते हैं उसमें मर्द बहुत आते हैं बहुत आते और हैं। महिलाएं बिल्कुल कम आती है, मिनिमम आती है। अच्छा, जैसे कि एक है कि ना तू शायर है ना तू शायर का भतीजा है, तू तो अपने माँ बाप गलती का नतीजा है है ना। अब ये क्या है, ये केवल तुकबंदी कर दी गई है, लेकिन पब्लिक खूब तालियां पीटेगी इस पे, है ना। अब इसको आप कितनी उर्दू शानदार बना दो, पब्लिक कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये सुन के खुश जाएगी पब्लिक। आपने जो ये शेर सुनाया, अगर हाँ। ये हमारी उर्दू में आ जाए, बल्कि हिंदी में भी भी आएगा, तो इसमें एक ज़ौम का असर होता है। ज़ौम के मानी ये है कि कुछ ऐब होते हैं शायरी के अंदर जो नहीं पढ़े जाते हैं, जैसे कुछ बाज़ारू लफ्ज़ आ जाता है। तो जैसे आपने ये कलाम सुनाया, अगर ये कहीं मुशायरे में, कवि सम्मेलन में सुनाएगा तो लोग इसे पसंद नहीं करेंगे। पर ये समझिए ना, जो मासेस है, वो लोग समझे। जो जो एलीट बैठा है वो बोलेगा क्या है ये, लेकिन जो मासेस है वो तो खुश हो जाएगी ना। प्रॉब्लम तो यही है ना। डॉक्टर पॉपुलर मेरठी वो मज़ाहिर शायर, बहुत बड़े शायर हैं। तो उनसे एक मरतबा बात हो रही थी, तो मैंने पूछा, डॉक्टर साहब आपका ये मिजाज, जो ये तंज़िया और ये मज़ाहिया हुआ, ये पहले से ही था या क्या नाम है, अभी जाके हुआ है? बोला कि कॉलेज के वक़्त में ये सब चीज़ें हमारे शुरुआत में हुई थी, हमने कॉलेज में पढ़ी। क्या करते हैं जो बहुत से मज़ाहिर शायर हैं, गालिब की कोई गज़ल होगी, कोई दाग की गज़ल होगी, कोई गुलज़ार की गज़ल होगी, तो जो मशहूर होंगी, तो उन पे अपनी तरीके से एक मज़ाहिया चीज़ जोड़ देते हैं। पहला मिसरा उनका ही होगा, लेकिन दूसरे मिसरे में अपनी मज़ाहिया बात जोड़ देते हैं। तो उससे क्या नाम है, ये रूहानियत आती है। बहुत खूबसूरत उर्दू में भी बहुत होती है। मैं एक शायर थे लखनऊ के, उन्होंने भी बहुत उर्दू के अंदर मज़ाहिया में की और बहुत खूबसूरत लगती थी, मज़ा आता था सुनने में। तो मैं उनसे बोला कि मैंने कहा ये स्कोप तो बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, मज़ाहिया शायरी के अंदर, आप क्या समझते हैं? वो कहते हैं कि देखो स्कोप तो ज़्यादा है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है, बाज़ मर्तबा इंसान की पहचान उसके कलाम से नहीं होती। आपने कुछ स्टेज पे बात खड़े होके कुछ बोल दी और लोगों ने उसको पकड़ लिया। अब किसी ने कुछ आगे कुछ बहुत कह दी कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो आपका कलाम आपकी पहचान नहीं बनेगा। वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई थी वो आपकी पहचान बन जाएगी कि शायरी, अब मैं मज़ाक करूँगा, कोई भी आके मुझसे बोल सकता है कि भाई आप तो यूँ कर रहे हो, अभी वो अब मैं कोई अच्छी बात कहूँगा तो लोग सोचेंगे भाई इसको कहने से थोड़ा-सा ये चाहिए। तो मज़ाहिया शायरी के साथ थोड़ी-सी ये है कि इंसान को अपने लफ्ज़ों पे कंट्रोल करना आना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है, किस तरह बोल रहा है। पर आपको नहीं लगता कि जो जो अच्छा जो शायर जिसको कहा, वो सब मजाक भी लिखेगा, लेकिन अगर वो मजाक भी लिख रहा है, लेकिन अगर उसकी नॉलेज है स्ट्रॉन्ग और उसके भाषा पे कमांड है उसका, तो वो अलग भाषा में भी मजाक की बात कर जाएगा और आपको उतना ही मजा आएगा उसमें। आपको लगेगा "हाँ, क्या बात कही है मैंने"। हमारे अकबर इलाहाबादी मशहूर शायर जी उर्दू जी के, जी। उन्होंने एक शेर कहा कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। तो इस तरह की उर्दू के अदब में ये चीज़ होती है। देखिए इसमें कुछ गलत अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं किए, बस ये कहा कि शैतान, जब वो वकील पैदा हुआ तो शैतान ने कहा कि आज भी हम औलाद, हमें भी औलाद पैदा हो गई। तो ये पहले के शोरा तो बहुत थे, अब तो शायर बड़े-बड़े शायर ने कम कर दिया, मज़ाहिया नहीं लिखते, लेकिन पहले के जो शायर थे, फ़राज़ की शायरी में आप देखेंगे, जॉन की शायरी में बहुत सी चीज़ें देखेंगे, तो मज़ाहिया चीज़ें तो होना रहती थी। चाहिए, मेरे हिसाब से तो होना होना चाहिए, चाहिए, बिल्कुल होना दुरुस्त चाहिए, होना चाहिए। क्योंकि आप लगातार सीरियस बातें करेंगे तो युवा जुड़ेगा नहीं आपसे। जुड़ेंगे, हाँ, दुरुस्त, वो क्या है। अच्छा, एक और बात समझिए, जैसे वो था ना, एक एक पाकिस्तान में कव्वाली है, मुझे उस कव्वाली की एक लाइन याद आती है जो कि बहुत ही डीप है और मजाकिया है कि एक अंगूर की बेटी ने उठा रखी है दुनिया सर पे, ये तो अच्छा हुआ अंगूर को बेटा ना हुआ। अब आप सोचिए, बहुत गहरा है ये, है ना। एक लाइन में लिखा है, मतलब कोई गाना था यार, झूम बराबर झूम शराबी, उसकी एक लाइन है ये, पर बहुत डीप लिखी है, जबकि मजाक में लिखी गई है, पर बहुत डीप है कि भाई वो कह रहा है कि इतने बेवड़े हो गए मार्केट में कि अगर अच्छा उसका बेटा नहीं होना और आग लग जाती। समझ रहे हैं आप? तो ये बहुत, ये कुछ लोग हैं जो मजाक करके बढ़िया लिख ले जाते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे उस्ताद हैं, तो वो क्या करते हैं, वो मज़ाहिया तो नहीं लिखते, लेकिन वो क्या करते हैं, बीच-बीच में ऐसे पॉइंट बोल देते हैं, हाँ जिससे लोग, ऑडियंस कनेक्ट हो जाती है। हाँ हाँ। आते हैं तो आते ही बोलते हैं कि भाई आपने तालियाँ तो बजाई लेकिन कम बजाई हैं। ऑडियंस के लिए ताली बजा देती है। बाज़ मरतबा जब दाद नहीं आती, तो ये कह देते हैं पहले तो आती थी, अब नहीं आई, पता नहीं कहाँ-कहाँ रह गई दाद के लिए। तो ये चीज़ें जो आप जो कह रहे हैं कि तंज़िया क्यों, थोड़ी मज़ाक की चीज़ें होनी चाहिए, ये बिल्कुल होनी चाहिए। इससे होता है ऑडियंस कनेक्ट हो पाती है, शायर जो सामीन होते हैं वो शायर से कनेक्ट हो पाती है, वो अच्छा सुनती है फिर। शायरी 2 चीज़ से होती है, एक तो हकीकी, एक मजाज़ी। हकीकी जो हकीकत चीज़ है, जो हमारे पे गुज़री है वो चीज़ है। मजाज़ी वो चीज़ है जो आदमी जो आप बता रहे हैं वो सोच कर लिखी जाती है कि ये इस पे ये वाक़या गुज़रा तो इस पे ये चीज़ लिखनी चाहिए, कि ज़हन में ये चीज़ आ रही हैं। तो ये गज़ल के साथ भी यही है। गज़ल जो होते हैं उर्दू की, ये सबसे बड़ी किस्म है। मैं मानता हूँ कि शायरी की 2 किस्म, ये तो उर्दू में गज़ल जो सबसे बड़ी है, तो ये मकबूल सबसे ज़्यादा किस्म है। तो इसके अंदर भी 5 शेर होते हैं।
तो इसमें ये होता है कि गज़ल का असल मानी पहले जो ये था, असल मानी तो अभी यही है कि महबूब से गुफ्तगू करना। गज़ल के मानी जो निकलते हैं वो ये निकलता है महबूब से गुफ्तगू करना। अब वक़्त तब्दील होता गया, तो उसके अंदर फ़लसफ़ी बातें भी ऐड होने लग गईं, सियासत वाली मज़हबी चीज़ें भी होने लग गईं। तो ये चीज़ें जो थी पहले इश्क़ की हकीकी लिखा जाता था। पहले हकीकत से जो चीज़ें बयान होती थी, अपने इश्क़ के ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर लिखा जाता था। अब क्या हो गया कि जो मजाजी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं कि आज ये मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ पे कुछ शेर मुझे याद आता है, आप मेरे सामने कुछ रूबरू कुछ बात आपने कही, तो मैंने उसको नस्र को में जुमले में ढाल के जुमले को अगर शेर बना दिया। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। मैं मानता हूँ कि ये हकीकी में आदमी शायर महदूद रह जाता है कि उसको बस जो उस तक बीती है वहाँ तक, लेकिन जो मजाजी चीज़ होती है उसमें वो बहुत स्कोप खुल जाता है, वाइड रेंज हो जाती है, तो लिखने में भी आसानी होती है और लोगों तक पहुँचने में भी आसानी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो डॉली चाय वाला नहीं है, देखा है ना उसने? ऐसे बड़े सारे कवि हैं, चाय डॉली से याद चाय आया, वाला जो फेमस तो ऐसे ही हो जाते हैं, लेकिन उसी स्पीड से गायब भी हो जाते हैं, पता नहीं चलता कहाँ गए। तो जो बच्चे जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं अपने इस अभी आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप जेन्युइनली मेहनत कर रहे हैं, आपको लगता है नहीं आपकी उर्दू की शायरी, हिंदी की कविता बहुत अच्छी है, तालियाँ नहीं बज रही, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चीपनेस में मत उतारू होइए क्योंकि आप अपना करियर बना रहे हैं, आप उधर जाएँगे तो आप डॉली चाय वाला बन के रह जाएँगे, पॉपुलर तो बहुत हो जाएँगे, पर कब गायब होंगे पता नहीं चलेगा। जब उस रोज़ आपसे मुलाकात हुई उसके बाद हम बाद में बात हो रही थी, तो इसी बात के सिलसिले में मैं बात कर रहा था। अभी बहुत से नौजवान शायर हैं, मुशायरे मिल रहे हैं उनको, उनका कलाम ऐसा नहीं, मैं नहीं मानता, और भी लोग बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मानते कि उनका ऐसा कलाम है जो उनको मुशायरे में पढ़ना चाहिए। कि कलेजा गोलियाँ चलती हैं इश्क में, ये सारी चीज़ें नहीं होती, ये सारी चीज़ें स्टेज पे कहने वाली नहीं होती कि तुम तो पटाखों से इतना डरती हो, इश्क में गोलियाँ चलेंगी फिर क्या? तो ये चीज़ें मैं नहीं मानता कि ये सारी चीज़ें ठीक हैं। बाद मैं ये लेकिन कह रहा बंदी ने था। बोला रहने दे भाई तेरे से नहीं हो पाएगा, मैं दूर रहना चाहती हूँ तेरे से गोलियाँ चलती हो। तो वही बात जो आप कह रहे थे ना कि अभी अभी शोहरत मिली है, हाँ, मिल रही है, हाँ, लेकिन आने वाले वक़्त में नहीं मिल पाएगी। वो मैं बता रहा हूँ 3 पीढ़ी तक पहुँचना पड़ता है शायरी, अच्छे शायर के लिए 3 पीढ़ी तक पहुँचना पड़ता है। वही राहत साहब का बात है कि वो नौजवानों में भी बहुत मशहूर थे, बिल्कुल। बहुत मकबूल थे, और उस्ताद में भी बहुत मकबूलियत थी उनकी, और बुज़ुर्ग तो बहुत जानते ही थे। तो यही है कि इंसान को बस 3 पीढ़ियों तक पहुँचना पड़ता है। अच्छा लिखोगे तो टिकोगे, अगर नहीं, मेरे साथ भी यही बात है। अगर मैं चाहता भी यही हूँ कि अगर मैं अच्छा लिखूँ तो लोग अच्छा ही सुनें, जब तक मैं अच्छा लिख रहा हूँ जब तक सुनें। ये नहीं कि मैं कुछ लिख रहा हूँ और आप मुझे नाम की मकबूलियत, वजह से हाँ, हाँ, मशहूर मशहूर हो गया, मकबूलियत हाँ, मिल गई तो हाँ, कुछ भी सुना जाए। हाँ, हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपने ऊपर ही बात रख के कह रहा हूँ कि अगर अच्छा नहीं मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझसे कह दिया जाए, बल्कि स्टेज पे खड़े होके मुझे बोल दिया जाए कि आपका कलाम काबिल नहीं है, आप उतर जाइए, मैं खुशी-खुशी उतर जाऊँगा। बल्कि इंसान को खुद सोचना चाहिए। तो जब आप इतने अदब अदब के अंदर सिलसिले में जब आप आ जाते हैं तो इंसान को खुद मालूम हो जाता है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या चीज़ है यार, मुझे ऑडियंस तक किस तरह पहुँचना है, क्या करना है, मुझे किस तरह तक अपनी जो शायरी है मरने तक नहीं, मरने के बाद तक भी ज़िंदा रखनी है। तो ये चीज़ें इंसान को सोचनी चाहिए। नहीं बट राहत सर जो थे उनकी ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके साथ ये था कि वो ईमानदार आदमी थे। तो जैसे था ना कि वो चलते फिरते आफ्ताब दिखाएँगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएँगे तुम्हें, हर छत पे चाँद। और जब वो हर छत पे चाँद है तो वो एक इसको 3 बार बोल के आपके नौजवानों के मन में फीलिंग ले आते हैं लड़कियों वाली कि जो जिन लड़कियों को तुम पसंद करते हो। तो नौजवान जो चौंकाने वाली आप बात कर रहे थे कि हर छत पे चाँद, हर आँगन में सूरज, और इसके बाद वो चौंकाते हैं और बोलते हैं कि नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएँगे तुम्हें, और होश उड़ जाते हैं सबके, ये क्या बोल गया ये बंदा। आप समझ रहे हो ना कि मतलब ये वहाँ से शुरू करके कहाँ ले गया हमारे दिमाग को ये आदमी। जी। इसलिए मुझे बहुत अच्छे लगते थे राहत। कि राज साहब का ये था कि वो अभी इनके पीछे गज़ल थी, बुलाती है मगर जाने का हाँ, नहीं। हाँ, कई लोगों को ले लगता है चीप है ये। चीप है ये, हाँ, लेकिन जब वो हाँ, गज़ल हाँ, असल हाँ, खुलती हाँ। है तो मालूम पड़ता है, हाँ, ये इश्क है इधर जाने का नहीं। हाँ, तो पता लगता है कि इंसान को वो कहना क्या चाह रहे थे। मैंने देखा है कि वो उनका उस गज़ल का इतना और हो गया कि जिन्सों तक वो लिखा हुआ बुलाती है मगर जाने हाँ, का हाँ, नहीं। अरे, अरे! वो तो मीम बहुत चले वो थे, भी बुलाती हो इधर वो देखा। जाने की नहीं, तो वो नौजवानों तक पहुँचे। और एक शेर उनका ये भी है कि हमारी फटी टोपियों पे तंज मत कर, हमारे ताज घरों में रखे हैं। तो बहुत बड़े मतलब ये थे कि मैं तो बहुत वो मानता हूँ उनको, मैं उनके पर हू इज़ कुलियात। योर लाइक अगर इतिहास में चले जाएँ, हिस्ट्री में, को सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन है आपका शायर? माज़ी की अगर देखें तो मुझे महराज फैज़ाबादी बहुत पसंद है। मैं महराज फैज़ाबादी को बहुत सुनता हूँ, उन्हें पढ़ता भी बहुत हूँ। मुझे महराज फैज़ाबादी पसंद है। एक अंडररेटेड शायर जिन्हें मैं मानता था साक़ी अमरोही। उनके कलाम यूट्यूब पे अगर आप कहीं देखेंगे तो बहुत कम कलाम है। लेकिन ऐसा कलाम है कि बहुत आला कलाम है, मैं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि इन्हें जॉन के वक़्त, फ़राज़ के वक़्त, ये उस वक़्त थे, तो इन्हें इतनी मकबूलियत क्यों नहीं मिल पाई? वो इतने अच्छे शायर थे। तो उनको साक़ी अमरोही को बहुत पढ़ता हूँ मैं। आज के शायर में अपने उस्ताद डॉक्टर नवाज़ देवबंदी को बहुत पढ़ता हूँ। मैंने और दाग को पढ़ा है, गालिब, ये सारे जो बड़े-बड़े शोरा हैं। फैज़ को पढ़ा है मैं। मुझे सबसे अच्छे जो लगते हैं वो अहमद फ़राज़ लगते हैं। अच्छा। मैं अहमद फ़राज़ को बहुत पढ़ता हूँ। हुँ, हुँ। अहमद फ़राज़ ने मेरे एक इख्तिलाफ़ मैं मानता हूँ कि मेरे ज़हन में कुछ गलत चीज़ें बैठ गई थी। वो ये कि इंसान की हमें ये बताया गया था कि इंसान का मिजाज होता है। आपका मिजाज गज़ल के 2, मैंने आपको बताया था, शायरी के 2 फ़ॉर्मेट है उर्दू के, गज़ल और ये क्या नाम है, नज़्म, और भी दीगर हैं वो। तो ये 2 मकबूल हैं। तो इंसान की तो नज़्म लिखेगा, इब्न इंशा थे,
उनके ये मानते थे कि उनका मिजाज नज़्म है, उनकी गज़ल इतनी अच्छी नहीं होती थी। फैज़ की नज़्में बहुत अच्छी हैं, गज़लें भी अच्छी हैं, लेकिन ज़्यादातर मकबूलियत लोग ये मानते हैं कि उनकी मिजाज था वो नज़्म वाला था। मैं ये समझता था, जॉन ने खुद कहा कि क्या नाम है, ज़हरा निगार को, कि आपका मिजाज नज़्म वाला है, आपने नज़्म पढ़ी है, नज़्म लिखा करें। तो मैं ये समझता था कि हाँ, इंसान का मिजाज होता है कि या तो वो नज़्म लिखेगा या गज़ल लिखेगा। लेकिन फ़राज़ ने मुझे गलत साबित कर दिया है। मैंने पढ़ा तो उनकी नज़्में जो मैं पढ़ता हूँ, चौंकाने वाली नज़्म होती हैं, एक से एक आला कलम वो होती हैं, कलाम होता है, और जब गज़ल पढ़ता हूँ तो वो आला कलाम निकलता है। तो मैं पहले ही जो सोचता था कि नज़्म गज़ल में बहुत अंतर है, कि इंसान एक ही तरफ जा सकता है। ये मुझे फ़राज़ ने ये सोचा, मैं फ़राज़ की जब पढ़ा तो मुझे मालूम हुआ कि इंसान गज़ल के साथ-साथ नज़्म को भी साथ लेके चलता है। फिर मैंने कोशिश भी की, मैंने अभी तक 3-4 नज़्में लिख चुका हूँ मैं। पहले नज़्म लिखने की कोशिश भी नहीं करता, ना गज़ल की तरफ जाता था, लेकिन अब ये है कि अब नज़्म, गज़ल दोनों साथ लेके चलता हूँ। तो फ़राज़ को पढ़ता हूँ, फ़राज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं नौजवानों को भी ये कहता हूँ कि जो नौजवान क्या है, हमारे साथ क्या मसला है, आप किसी भीड़ में पत्थर किसी के मारेंगे, उनसे पूछेंगे आप जॉन एलिया को जानते हैं? तो कहेगा जी, और ऐसा भी हो सकता है वो 1-2 शेर आपको सुना दे जॉन के। लेकिन मैं पूछूँ कि फ़राज़, तो फ़राज़ को नहीं जानते, तो बहुत कम लोग जानते हैं। वजह ये है कि जॉन एलिया का जो कलाम था, वो सब तरह का था। फ़राज़ का भी कलाम सब तरह का है, लेकिन वो लोगों से रिलेट कर पाते थे। तंज़िया बात कह देते थे कि मैंने कब कहा था मोहब्बत में है नजात, मैंने कब कहा था तुम वफ़ादारी रहो। जॉन ने ये कहा, तो ये मकबूलियत की ये क्या नाम है, उसमें नौजवानों में मकबूल हो गई। और आप जैसे, हम जैसे तालिब इल्म जो सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमें जो इश्क से अलग हैं, तो क्या नाम है, हम जाएँगे तो हमें जॉन के शेर पसंद आएँगे, कौन इस घर की देखभाल करे, रोज़ एक चीज़ टूट जाती है। तो ऐसे-ऐसे शेर भी गए हैं, तो हमें वो मकबूलियत है। लेकिन फ़राज़ के आप हर शेर सुनेंगे तो आपको ये लगेगा कि फ़राज़ अच्छे शायर थे। इंसान को, नौजवानों को फ़राज़ की तरफ जाना चाहिए, जॉन की तरफ नहीं जाना चाहिए। जैसे मैं एक बात कहता हूँ आपसे कि आप जैसे जैसे आप अभी कल को पूरे देश में बड़े शायर बन जाते हैं हाइपोथेटिकली, है ना? आप स्टेज पे खड़े होके बोलेंगे बार-बार कि फराज़ को सुनना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है फराज़ ऐसे नहीं ऐसे हैं। देखिएगा फराज़ की पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। कई बार जो गुरु होता है या जो हीरो होता है अपने शिष्यों की तारीफ़ से और ऊपर चला जाता है। जॉन एलिया के बारे में मुझे याद है कि शायद कुमार विश्वास ने उनको बहुत पॉपुलर किया। कुमार विश्वास ने उस हाँ। वक़्त उनको दी जब नौजवानों में वो फ़ेमस नहीं थे। हाँ, नहीं थे, हाँ। हाँ, तो तब उनके साथ हाँ। रहे वो, तब उनकी बाद में उनकी बातचीत जी। की, तो उसके बाद हाँ। अब ये क्या हुआ कि अब जब से ये रील्स वगैरह चली हैं, जब से नौजवानों में बहुत मकबूल हो गए वो। अब तो मैं ऐसे-ऐसे शेर देखता हूँ कि जो जॉन के नाम से मकबूल हो रहे हैं, जॉन ने कही नहीं कभी भी। मैं सोचता हूँ कि यार, मैंने तो पूरी कुलियात जॉन की पढ़ ली, मुझे तो ये शेर नज़र नहीं आया, मैं सोचता था ये जॉन का शेर है। नहीं, कई बार ये होता है। कई बार ये होता है कि मतलब गालिब के नाम पे ऐसा नॉनसेंस बिकता है मार्केट में कि गालिब की अगर आत्मा वहाँ से लौटे अभी स्वर्ग से, बोले भाई ये क्या चल रहा है मेरे नाम पे मार्केट में। बाद मर्तबा तो गालिब के साथ, मेरे साथ भी यही हुआ है। बाद मर्तबा गालिब का शेर आया, मुझे अच्छा लगा। मैंने यार देखता हूँ, बहर में भी है, सब कुछ है, सब कुछ है। मैं देखता हूँ कि भाई गालिब ने कहा भी ये नहीं है शेर। तो जब तक मैं गालिब को नहीं पढ़ा था, तो मैंने किताबें देखी, मैंने देखा भाई ये गालिब का शेर कहीं से यूट्यूब वगैरह गूगल से देखा तो नहीं मिला। मैं सोचता था यार गालिब का अच्छा, गालिब जो शब्द है, वो आप शेर में लगा दो, अपने आप टेस्टी हो जाता है वो, है ना? उसका टेस्ट बदल जाता है। मतलब गालिब, उस बंदे ने अपने आप को इतना एस्टेब्लिश करा है कि उसका नाम डाल दो आप शेर में, वैसे ही आपको लगेगा हाँ, हाँ, क्या बात कही। जब उसका नाम भी एक वर्ड हो गया है बिल्कुल भी। शायर जो थे वो पहले के, जो असल नाम से वो मकबूल नहीं होते, मकबूलियत नहीं होते थे, तो तखल्लुस रखते थे। तो गालिब का नाम ये तखल्लुस, गालिब जो है ये दाग तखल्लुस नाम भी बहुत है। खूबसूरत क्या क्या है, दाग खूबसूरत है। नाम। तो गालिब का तखल्लुस था, तो उनका असल नाम दूसरा था, तो वो इस्तेमाल किया। गालिब तो बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है, आप गालिब की बताएँ। एक लाइन है जो बहुत ही कम पॉपुलर है, जो मुझे बहुत पसंद आती है। वो लिखते हैं, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, बक रहा हूँ जुनूँ में क्या-क्या कुछ, कुछ ना समझे खुदा करे कोई। वो मुझे ऐसा लगता है कि अरे वाह! क्या कि मतलब कहीं न कहीं कई 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 बार हम उस सिचुएशन में खुद भी होते हैं कि कुछ बोल रहे होते हैं गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में, इमोशन में। हम चाहते हैं काश ये समझ में ना आए किसी के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम गलत होते हैं, समझ तो लेते ही हैं लोग, और वो सिचुएशन आती है हमारे पास। गालिब का मेरे साथ, मैंने जब तक गालिब को नहीं पढ़ा था, तो कुछ वीडियोज़ वगैरह जो थी आती थी, जो मुझे पता लगता था कि शराब नोशी में बहुत वो रहते थे वो। तो खुदा से दूर रहते थे। तो मैं सोचता था कि शायद सारी कलाम इनका ऐसा ही होगा, शराब को लेके ये सब चीज़ें। लेकिन जब मैंने उनकी किताब उनकी कुलियात पढ़ी, तो खुदा पे उन्होंने ऐसी-ऐसी बातें की हुई हैं कि इतनी-इतनी आला कलाम कहा हुआ है। भले ही वो खुदा पे यकीन ना रखते थे, लेकिन वो, मैं ये नहीं कहता नहीं रखते थे, लेकिन वो जो हमारे यहाँ होती है कि नमाज़ें, सारी चीज़ें, रोज़े वगैरह, उन चीज़ों पे नहीं जाते थे। अरे आज गालिब अगर ज़िंदा होते ना, तो उनके नाम पे फ़तवे जारी होते, सवा-सवा लाख रुपए इनाम रखे जाते, गर्दन ले आओ इसकी। और वो उस समय उसी सी बातें कर रहा था बंदा। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। कि कहीं से पैसे आते थे, तो शराब ले आते थे, तो तो बीवी यहाँ कहती जाके थी अलीगढ़ जाते थे बैलगाड़ी लेके। बैलगाड़ी लेके तुम लोगों को पता नहीं गालिब के बारे में। बैलगाड़ी लेके अलीगढ़ जाके भर के भर बैलगाड़ी गया। दारू ले आते थे वो पीने बीवी के लिए। बीवी आके पूछती थी कि हाँ। घर में खाने का तो कुछ है नहीं है, तो शराब आप पीने के लिए ले आए, कि कहा कि कहते थे कि फिर कि ऊपर वाले वादा तो ऊपर वाले का है, कि खाने का वादा तो ऊपर वाले का है, पिलाने का उसका कोई वादा नहीं है, पिलाने का इंतज़ाम मुझे हम जुगाड़ करेंगे। करना पड़ेगा। नमाज़ के लिए गए, वज़ू कर रहे थे। ये असल बात तो नहीं है, लेकिन वो मकबूल है उनकी उस हाँ, वाले के, हाँ। वज़ू कर रहे थे। तो शराब नहीं थी उस वक़्त, पैसे भी नहीं थे, तो शराब के लिए कि नमाज़ पढ़ूँगा, दुआ माँगूँगा कि शराब कहीं से आ जाए।
तो पीछे से शागिर्द आ गए, उस्ताद उस्ताद बोतल आ गई है। तो वज़ू कर रहे थे, तो वज़ू से उठ गए। तो किसी ने पूछा कि साहब नमाज़ तो पढ़ लीजिए, कि मेरा तो कम वज़ू में ही हो गया, नमाज़ की क्या ज़रूरत है, आप पढ़ के हम चले गए। एक वो था ना, पता नहीं उन्होंने लिखा भी है, क्योंकि अब तो इतने सारे उनके नाम पे चलते हैं कि पीने दे शराब मस्जिद मस्जिद में में बैठ के, बैठकर। या बहुत जगह देखा जहाँ खुदा नहीं, नहीं शायद उनके उन्होंने नहीं, लिखा, आई उन्होंने डोंट नहीं। नो कि उनके नाम पे चलता है, आई हैव नो आइडिया। ये पूरी एक सीरीज़ है, इसमें पूरी मैंने पढ़ी उन्होंने है। लिखा है? नहीं, उन्होंने नहीं उन्होंने लिखा लिखा है, ना? उनका हाँ, नहीं है। हाँ, हाँ। मैं खुदा का ज़िक्र कर रहा था, तो उन्होंने खुदा के ऊपर एक शेर लिखा, मैं उनकी वो पढ़ रहा था, तो बड़ी जानदार शेर लगा मुझे। कि खुदा को की तरफ से निस्बत बनाते हुए वो शेर कहते हैं कि जान दी, दी हुई उसी की थी। जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो यूँ है कि हक़ अदा ना हुआ। मैं कहता था ये बंदा जो शराब नोशी में रहता था, जिसे जुए की आदत हो, सब कुछ हो, ये ऐसा शेर कैसे कह सकता है? तो हम भी ऐसा शेर नहीं कह सकते, हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और भी शुअरा हैं, मैंने आपको बताया ना फ़राज़ को पढ़ा है, फ़राज़ ने भी ऐसा शेर नहीं कहा। गालिब ने शेर कहा है, जान दी हुई उसी की, हक़ तो यूँ है कि हक़ अदा ना हुआ। और वो जो शराब नोशी में रहता था, तो मैं दोष रहता था, तो जो ऐसे शेर कहता है। बहुत शेर उनके ऐसे हैं जो खुदा के ऊपर हैं, जो सुप्रीमेसी खुदा की प्रेज़ेंट करते हैं। तो गालिब को, इंसान को जब तक पूरा इल्म ना हो ना, तब तक वो न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि मुझे बहुत दिन लग गए ये समझने में कि डुबोया नहीं डबोया है। क्योंकि डुबोया पढ़ोगे तो मज़ा नहीं आता, उसमें डबोया पढ़ेंगे तभी आपको मज़ा आएगा उसमें, कि डबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। हमारे एक साहब हैं, सुहेल साहब, साथ ही रहते हैं वो। तो वो एक गालिब का शेर पढ़ते हैं। तो अभी मैंने उनकी कुलियात में पढ़ा, मुझे अच्छा लगा, कहते मैंने मार्कर से मार्क भी किया उसको। तो जब मैं जाके वहाँ बैठा, तो उन्होंने मेरी स्वागत में वो शेर पढ़ा। तो मैंने कहा आपको कहाँ से पता कि वैसे ही आया था? मैंने बोली, मैंने गालिब का शेर है। गालिब का शेर है? तो वही तो सीना छोड़ा कि देखो मेरे भी गालिब का शेर याद है। गालिब का एक शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है। उग रहा है दरो दीवार से सब्ज़ा गालिब, सब्ज़ा हरा ये पौधा होता है। उग रहा है दरो दीवार से सब्ज़ा गालिब, हम बयां में हैं और घर में बाहर आई है। मतलब ये कहते हैं कि हम बैठे हैं और दरो दीवार से सब्ज़ा उग रहा है, पौधा उग रहा है, और घर में वीरानियाँ पड़ी हैं और बाहर आ रही है, सब्ज़ा उग रहा है। तो वो मकबूलियत में वो गालिब बहुत पसंद है। अच्छा है, अच्छा है। मैं गरीबी में बहुत बहुत ही, मतलब हम पुअर थे, जब बड़े हो रहे थे तो हमारी छत बहुत टपकती थी, जहाँ जहाँ पे रहते थे हम, तो बहुत छत टपकती थी। तो मुर्तज़ा गालिब का एक शेर मैंने पढ़ा कि बरसता था मेह जब 2 घंटे, तो छत 4 घंटे बरसती थी। और एंड यू कुड रिलेट कि क्या कह रहे हैं वो, कि घर जो होते हैं एक्चुअली क्या होता है, पानी ना वो दीवारों में घुस जाता है, तो 2 घंटे की बारिश में घर बहुत देर तक टपकता है, तो कहते हैं बरसता था 2 घंटे में, तो छत 4 घंटे बरसता है। गालिब की बातचीत चली गई, तो गालिब के अपने उम्र के आखिरी हिस्से में मकबूल हुए। उससे पहले जो हमने जो देखा है, पढ़ा उनके बारे में, तो लोगों को सुनाते थे, तो लोग उन पे मतलब उनको सुन लेते थे, लेकिन वो जो मकबूलियत थी वो नहीं आ पाई। तो ज़ौक़ फेमस थे। हाँ जी, ज़ौक़ फ़ेमस हाँ, थे, हाँ। बहादुर शाह ज़फ़र उस वक़्त बादशाह थे। तो उनकी एक मर्तबा उनको दरबार में बुलाया गया, मुशायरा हुआ, तो उन्होंने वो पहला ही मिसरा पढ़ा, तो लोगों ने दाद नहीं दी। तो उनसे पूछा कि भाई आगे पढ़ो, कि जब पहला ही मिसरा इतना भारी है, तो आगे का मिसरा तो लोगों से उठ नहीं रहा है, तो आगे का क्या करें? तो उठ के चले गए। अपने कलाम लिख के भेजा कहीं पब्लिश कराने के लिए, गंदा छाप दिया, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। फिर मकबूल होने लगे, फिर दोबारा बुलाया गया, बहादुर शाह ज़फ़र ने दोबारा बुलाया। तो अब उसके पीछे भी एक स्टोरी है, ये है कि जो उनके उस्ताद थे इब्राहिम ज़ौक़, वहाँ से राह से गुज़र रहे थे, तो गालिब बैठे हुए थे। तो जा रहे थे, तो वो बुग्गी वग़ैरह उस वक़्त होती थी। तो उसपे उन पे तंज़ कस दिया, बना है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता, बस इतना कहा। अब उनको पता लग गया, तो उनको बुला लिया गया दरबार में, कि मुशायरे की निस्बत से बुला लिया कि आओ। तो मुशायरा शुरू होने से पहले कहा कि आपने हमारे उस्ताद पे ये तंज़ कसा है, जुमला कसा है, कि नहीं ये तो मेरे गज़ल का मिसरा था, पहला मिसरा था। तो उन्होंने कहा पूरी गज़ल सुनाओ, उस वक़्त गज़ल लिखी नहीं थी। तो उन्होंने बना है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। वो बात जो उन पे कही थी, अपने ऊपर ले ली, कि मैं तो अपने बाप को कह रहा था कि मैं अब इतराता फिर रहा हूँ, मेरी बहादुर शाह ज़फ़र से वो निस्बत जुड़ गई है, अब वो मुझे बुलाने लग गए हैं, तो मैंने अपने ऊपर बात ली। अब तो कहा कि अच्छा ये गज़ल, ये कहने में मतलब ही जब इतना खूबसूरत है, पूरी गज़ल पढ़ी है, लिखी नहीं थी उस वक़्त, तो पढ़ दी, हम यहाँ ऑन द स्पॉट बना के कर दिया, और बहुत दाद मिल गई, मकबूलियत हो गई। उनको फिर मुकीम कर लिया गया उनके दरबार में ही। बस फिर ये चलता रहा। तो जो आय थी, जो उनको पैसे वगैरह जो मिलने होते थे, वो कम मिलते थे। तो बहादुर शाह ज़फ़र से जाकर डायरेक्ट नहीं बोला कि मेरी इनकम को ये थोड़े जो पैसे जो मिलते हैं मुझे कम पड़ते हैं, तो बढ़ा दीजिए, ऐसे नहीं बोला। एक नज़्म लिखी, नज़्म पढ़ी, बहादुर शाह ज़फ़र के कसीदे पढ़ दिए उसमें। बहादुर शाह ज़फ़र को पसंद आ गई, वो समझ गए कि वो पैसे बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने शायराना अंदाज़ में करके वो पैसे बढ़ाए। अच्छा, बहादुर शाह ज़फ़र इज़ द वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड पर्सन ऑफ द हिस्ट्री, क्योंकि कैसे बताऊँ मैं, मुझे ना इमोशनल हो जाता हूँ बहादुर शाह ज़फ़र के बारे में सोच के। हिंदुस्तान का बादशाह था वो बंदा, और अ, मतलब मराठों का, एक तरह से कह लो मराठे बैकग्राउंड में राज करते थे, और बहादुर शाह ज़फ़र मेन किंग थे। उनके आदेश को मेहरौली से आगे तक माना नहीं जाता था, और
एक मेजर ब्राउन नाम का एक अंग्रेज़ों का एक वो था, मेजर था। जब जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, स्वतंत्र समर हुआ था 1857 का, तो उसमें क्या था कि इन्होंने बहादुर शाह जफ़र इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे, तो स्पॉन्टेनियस था, चालू हो गया, पूरे देश में लोग लड़ने लग गए। तो बहादुर शाह जफ़र इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे, तो दिल्ली में जो लाल किला है उसके बाहर इकट्ठा हो गए 4-5 लाख लोग, हिंदू मुसलमान सब। तो बहादुर शाह जफ़र को सबने बोला कि अब हम आ गए हैं, अब आप दोबारा बादशाह बनिए और हम आपको बनाएंगे। अब बहादुर शाह जफ़र भाई डरते थे अंग्रेज़ों से, उन्होंने कहा पता नहीं यार क्या होगा, कैसे होगा। तो एक जाट था 25-30 साल का, वो खड़ा हो, उसने बोला, "ए बुड्ढे", बहुत गुस्से में, "तुझे कोई नहीं कह रहा है कि तू शासन संभाल, बस तू नाम के लेके खड़ा हो जा, बस हमारे लिए, इतना बहुत है हमारे लिए, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा बादशाह वही होगा जो पहले था हमारा बादशाह, इनको तो हम देख लेंगे गोरों को।" तो ये जो फिर उसके बाद बहादुर शाह जफ़र ने वहाँ हाँ बोल दिया। उन बेचारे को गोरों ने इतना बुरा हाल करा उनका कि उनको उठाया, और मेजर ब्राउन नाम का एक बंदा था, मुझे हो सकता है मैं गलती कर रहा हूँ उसका नाम लेने में, जो मेजर था या कैप्टन था वो शायद, उसके गराज में हिंदुस्तान का बादशाह रहता था। कभी गूगल करिएगा आप, फोटोज हैं, हिंदुस्तान का बादशाह उसके गराज में, इतना छोटा सा गराज था, वहीं बेड लगा होता था, और कई लोगों से तो वो मज़े लेने में भी कहता था, क्योंकि जेल थी उनकी वो। तो जो कैप्टन था ब्रिटिश आर्मी का, उसके यहाँ पार्टियाँ होती थी, तो बोलते थे, कोई पूछते ये बुड्ढा कौन है, तो बोलते यार हिंदुस्तान का बादशाह है ये। आप समझ रहे हैं। जब वो मरे तो उन्होंने याद है उन्होंने एक पोयम सी लिखी है कि अ, हाँ हाँ, कि मुझे मेरे देश में दफन कर दो यार, यहाँ कहाँ नहीं करा उन्होंने। अभी भी वो म्यांमार में ही है उनकी कब्र, इंडिया नहीं ले आए वो उनको। उनके बेटों के साथ भी वो गर्दन वगैरह काट के उनके लाए बेटों लोग को हैं। तो गोरों ने वो खूनी दरवाजा पे मार के टांग दिया था, वो पहले वो जब इनको इनकाउंटर करने के लिए बोल रहे थे, तो कुछ वो भी मगर एक उन्होंने बात बताया। और है, मुगलों में बहादुर कम बने हैं, मुगल बादशाहों में, पर बहादुर शाह जफर के बच्चे बहादुर थे, वो बहादुर थे, असल शेरों इम्तिहान की हुआ तरह था लड़े उनका, थे। असल इम्तिहान हुआ था। हाँ, वो लड़के बड़े थे दोनों। क्योंकि मुगलों में अगर आप ढूंढोगे ना, आपको एक अकबर मिलेगा जो बहादुर है, बहुत तगड़ा बहादुर था अकबर। जहांगीर बहादुर नहीं था, क्योंकि वो बाप के ना शाहजहां बहादुर था, औरंगजेब फिर बहादुर था, औरंगजेब बहादुर था। उसके बाद चल के फिर मुझे ये मिलता है जो जेन्युइनली बहादुर है, इसके बच्चे बहुत बहादुर थे, जो इन्होंने बच्चे आराम से कॉम्प्रोमाइज कर लेते कि हमें भी पैसा दो, पर उन्होंने लड़ते हुए मारे गए दोनों के दोनों, और उनकी लाशें टंगी रही खूनी दरवाजा पे कई दिनों तक। पर ये वही वाली बात है कि बहादुर शाह जफर को तो मैं मतलब एक तरह से मैं वो मानता हूँ, एक ऐसा आदमी जिसका मुस्तकबिल या जिसका भाग्य बड़ा होना चाहिए था, पर उतना बड़ा हो नहीं पाया। मुझे बहुत दुख होता है बहादुर शाह जफर के बारे में पढ़ के। हमारे देवबंद से जब मैं बात बता दूं, मैंने बुजुर्गों से ही सुनी, जब गोरों से लड़ाई हो रही थी, तो हमारे देवबंद से दारुल से दबका निकला एक, तो वो गोरों से लड़ने के लिए जिहाद के लिए जो निकलता है, तो उन्होंने तैयारियां की, तलवारें, ये छुरी, ये जो चीज़ें होती है, जो उस वक्त सहूलियत में मिल जाती थी, तो उसके लिए सब कुछ किया। जब वक्त आया तो देखा गोरों ने जाके बंदूकों से काम कर हाँ, लिया। ये वही वाली बात है, बिल्कुल। तो हमारे पास उस वक्त सोर्स भी बहुत सारे हाँ, कम हाँ। थे। और ऊपर से ये है कि कई बार क्या होता है, मुझे इतिहास में स्पेशली नेहरूवियन हिस्ट्री जो मॉडल है, बहुत स्टूपिड है वो। क्योंकि वो क्या करता है, वो सबको अच्छा-अच्छा दिखाने के चक्कर में सच छुपा जाता है। अब 1857 का जो वॉर था, उसको दबाया था सिख सेना ने आके। गोरे पंजाब से और इधर से अफ़गानिस्तान से सिखों को, पठानों को और इनको इधर से नेपाल से उनको ले आए, गुरखास को ले आए। उन्होंने सबको मार दिया, सब खत्म हो गए। मैं आपको बता नहीं सकता था कि जैसे आम के जो बाग नहीं है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अगर आम का कोई बाग आपको मिले, जो 200 साल आम का कोई पेड़ पुराना होगा उस तरफ, 200-250 साल पुराना, मैं आपको लिखित में देने को तैयार हूँ, वहाँ लाशें लटकी थी। मैं आपको लिखित में आज भी दे सकता हूँ। अगर कोई आम का पेड़ 250 साल पुराना है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो लाशें थी वहाँ पे, गोरों ने मार के टांग दिया था उनको, 100% गारंटी के साथ। क्योंकि इतना बुरा हाल किया था गोरों ने, क्योंकि उनको कहते हैं ना आयरन फिस्ट, आई वांट टू रूल विद एन आयरन फिस्ट, मतलब ये इनकी इतनी हिम्मत कि हमें पकाना चाहते हैं ये। तो उसके बाद फिर गोरे वापस, लेकिन उस वॉर ने गोरों को अकल भी लाई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठा के रानी को क्वीन बना दिया। फिर उसके बाद जो पहला जो वो स्तंभ है उनका गोरों का, जो इंडियंस को अधिकार दिए गए, वो दिल्ली में नहीं लगाया, वो जय प्रयागराज इलाहाबाद जाके वहाँ पे संगम के पास लगाया उन्होंने, कि भैया जहाँ पे वो अकबर का किला है वहाँ लगाया कि ये एडिक्ट है, आज से भारतीयों को ये अधिकार दिए जा रहे हैं। तो उनको अकल आई थी कि अब जो है थोड़ा सा अलग रहना पड़ेगा, वरना ये फिर उठ जी, जाएंगे। जी। बल्कि एक किताब है हमारे वो देवबंद में, और तहरीक रेशमी रुमाल के नाम से, अच्छा, तो वो मैं किताब दूंगा आपको, वो आप वो ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि हिंदी उस में है ना? जी, हाँ, उर्दू में हमने समझ में नहीं हिंदी आ में भी रही है थी। वो, हिंदी में भी है, हाँ, मैं आपको ज़रूर दूंगा, आप वो ज़रूर पढ़िएगा। उसके हाँ। अंदर जो 1857 की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी दीगर चीज़ें हैं जो हमारे क्या नाम है, देवबंद से बहुत सारी चीज़ें निकली थी, तो उसमें सब है, तो मैं आपको दूंगा, आप ज़रूर पढ़िएगा उसको। मदनी कोई मेरा नाम नहीं याद है, सही साहब याद है, हुसैन अहमद मदनी का मैं वाक़या आपको बता दूँ। उन्होंने दारुल से फ़तवा दिया कि मौलाना ये क्या नाम है, गोरों की इसमें भर्ती होना या इनका कुछ मदद करना हराम है। उन्हें बुला लिया गया कि आ जाओ जी, कोर्ट में आ गए।
तो उन्होंने कहा कि आपने ये बयान दिया है कि क्या नाम है, इनके गोरों के उसमें भर्ती होना हराम है। मैंने कहा जी हाँ, मैंने दिया है। कि पता है इसकी सज़ा क्या है? इसकी सज़ाए मौत है। मैंने कहा ठीक है, सज़ाए मौत है। मैंने कहा जज सुन, तो सज़ाए मौत दे रहा है मुझे, दे। देख सूटकेस खोला और कपड़ा लहराया पूरे उसमें, कहा देख मैं कफ़न का कपड़ा देवबंद से साथ ले गया हूँ, दे तो मुझे कहाँ तक सज़ा देगा। मैं जो लिखा है लिख दिया, हराम है तो हराम है। मेरा मेरा जो जो भारत के इतिहास में मेरी प्रॉब्लम औरंगज़ेब से सिर्फ़ इतनी है, उसको उसकी जो हिंदुओं को लेके नफ़रत थी। अदरवाइज़ उसके बराबर का बादशाह कोई नहीं है। मतलब उसके लिए उसके बराबर का बादशाह ढूँढने के लिए आपको पास्ट में जाना पड़ जाएगा। आपको अशोक तक जाना पड़ेगा, आपको चंद्रगुप्त मौर्य पे जाना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत बड़ा बादशाह था। उसकी एक ही प्रॉब्लम थी कि वो सबको मुसलमान कर देना चाहता था, जो उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वरना मुझे अभी भी याद है कि महाराष्ट्र में गोरों ने हमला किया, इन अंग्रेज़ों ने हमला किया, तो पुरंदर या कोई किला था जिसपे वो बैठे थे, उसी के थ्रू हमला कर रहे थे। तो इसने अपनी सेना भेजी और उनकी रसद काट दी। तो 6 महीने अंदर उन्होंने अपना जुगाड़ कर रखा था, खाते-पीते रहे। 6 महीने बाद जब रसद खत्म हुई तो वो आ गए निकल के बाहर। तो उनको उठा के ले आया गया औरंगज़ेब के दरबार में। तो औरंगज़ेब ने वो खड़े थे ऐसे, तो औरंगज़ेब ने धीरे से किसी को कहलवाया कि इनको ना लिटा दो इनको मार के, ठीक है? ये इनको बोला ऐसे ऐसे हाथ जोड़ के घिसटते-घिसटते तक राजा साहब के सामने आएँगे और खड़े नहीं होंगे, नीचे ही लेटे रहेंगे तभी मैं इनके बारे में फैसला करूँगा। समझ रहे हो? उनके गवर्नर से दोनों, जो ब्रिटेन से आए थे, उनको लिटा के ले ले जाया गया बिल्कुल। लेटे-लेटे गए उसको घिसटते-घिसटते। औरंगज़ेब ने बोला अगली बार मत आना बेटा वरना अगली बार मार दूँगा। ठीक है? छोड़ दिया उनको क्योंकि घिसट के आए इसलिए उनको छोड़ दिया, जाओ जाओ यहाँ से निकल जाओ। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि इतिहास में क्या होता है कई बार जो कहते हैं ना कि वो एक लम्हों की सज़ा सदियों को मिल जाती है। तो कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जहाँ पे अगर इंसान इधर से इधर ना गया होता तो सदियाँ बर्बाद ना होती। ये वही वाली बात है। वापस आते हैं, चले गए हाँ, थे हम हिस्ट्री में। मुख्तलिफ अलग राह इख्तियार कर ली थी हमने। वो एक्चुअली मिर्ज़ा गालिब और हाँ, बहादुर वो शाह वहाँ ज़फ़र से वाली निकले बात आई जी, तो वो उस वक़्त बहादुर से शाह निकले। ज़फ़र मुझे बहुत हाँ, पसंद है इसलिए मैं उनके डिस्कशन करना शुरू कर दिया था। मिर्ज़ा गालिब का एक था ना कि जला है जिस्म जहाँ, दिल भी जल गया होगा, कुरैते हो राख आरज़ू क्या है? जस्तजू की। जुस्तजू क्या है क्षमा करिए आरज़ू भी है उसी शेर में पर वो जुस्तजू है वहाँ पे जस्तजू। हाँ, माफ़ कीजिए। पर आपको नहीं लगता गालिब वाज़ वेरी क्या कहते हैं उसे वो कहते हैं ना उसे कि फ़ोर्सफुल नहीं होते शायद जो दबंग टाइप के शायर होते हैं। मतलब जो भैया ताली बजाओ क्योंकि हम दबंग शायर हैं, है ना? कि जो आँख से ना टपका तो फिर लहू क्या है ना? तो वो दबंग टाइप का है कि ये पूछते हैं गालिब कौन है? कोई बतलाओ या हम ही बतलाएँगे है ना? तो ये वो इस तरह के शायर थे वो इसी बिल्कुल। बात में मैं एक बात याद आई, जॉन का इंटरव्यू हो रहा था तो उसमें फरमा रहे थे कि हमारे अरमान नहीं निकलते शायरी में। तो उनसे ज़िक्र किया कि गालिब के बारे में आप कुछ बताएँ कि गालिब के अरमान बहुत निकले, वो शेर भी है, बहुत निकले अरमान फिर भी कम निकले। तो उनके तो अरमान निकल भी गए हैं, हमारे तो फिर भी कम निकले हैं। इनके लेकिन वो इतने अरमान निकलने के बावजूद भी वो ये कह रहे हैं कि मेरे अरमान कम निकले हैं। एक शेर मुझे याद नहीं है लेकिन कुछ उन्होंने वो जो पक्षी होता है, कौन-सा होता है जो राख से दोबारा बन जाता है कुछ फ़ीनिक्स अंग्रेज़ी में फ़ीनिक्स, हाँ, तो हाँ। उसके बारे में उन्होंने कोई शेर कहा है। हाँ, तो गालिब का तो क्या कहना है उनके बारे में, कुछ अगर जितनी बातें करें इतनी कम है। हाँ, 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 हाँ। नहीं, नहीं फ़ीनिक्स पक्षी जो है वो इनका सिंबल था बाय द वे जो नाज़ीज़ थे। तो आप जितने चीज़ों के नाम लेंगे ना, हर चीज़ को किसी न किसी शैतान ने अपने पास रख रखा है कि भाई हमारा हमारा इसके ऊपर वो था। फ़ीनिक्स उनका वो था। जो नाज़ीज़ थे उनका फ़ीनिक्स जब पक्षी उनको बहुत पसंद था और हर जगह पे उसके चित्र बने होते थे, फ़ीनिक्स पक्षी के क्योंकि उनको लगता था हम राख से उभर रहे हैं। चलिए अपनी कोई ऐसी पोएम सुनाइए जो आपने अभी तक नहीं सुनाई हो। मैं एक नज़्म सुना देता हूँ, नज़्म का उन्वान है दर्द। दिन गुज़रता है लेकिन दिन गुज़रता नहीं, कोई दिल में उतरता है लेकिन दिल में उतरता नहीं। कोई ज़रिया हो काश तुझे मुझसे मिला दे, कोई ज़रिया हो काश मुझे तुझसे मिला दे। तन्हा खुद के शेर गुनगुनाऊँ कब तक, जो सुनाने थे तुझको खुद को सुनाऊँ कब तक। दिल नादां यूँ आहें बढ़ने से क्या होगा, जो जा चुका उसे याद करने से क्या होगा। ये वफ़ा ये कहानी बस 4 दिन की है, ये दर्द ये ज़िंदगानी बस 4 दिन की है। ये दरख्त है जहाँ हम मिला करते थे, ये दरख्त दरख्त मतलब पेड़। पेड़, ये दरख्त है जहाँ हम मिला करते थे, ये दरख्त है जिसके ज़ेर साए हम बैठा करते थे। हाय ये दरख्त भी सूख गया अब तो, जैसे कोई रुते उदासी इस पर छोड़ दी गई हो, जैसे कोई अनमोल चीज़ इससे तोड़ ली गई हो। ए हम नशी ए हम नवा तू लौट आ कहीं यूँ न हो, ए हम नशी ए हम नवा तू लौट आ कहीं यूँ न हो, तेरे बगैर ही सब्र आ जाए, तेरे मेरे दरमियाँ कब्र आ जाए। क्या बात है! बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। बस लिखते रहते हैं, कुछ टूटा-फूटा लिखते हैं, वो लोग सोचते हैं बस लोगों को पसंद आ रहा है। बस ये है कि टूटा-फूटा एक लिख एक रहा है। मुझे याद पता नहीं किसने किसी और ने लिखा है कि दिन कुछ ऐसे गुज़रता है कोई, जैसे गुलज़ार ने लिखा है ना, आईना देख के तसल्ली हुई हमको इस घर में जानता है कोई। आपको पता है कई लोग अपने ही घरों में इस तरह से रहते हैं कि उनको आईना देख के ही लगता है चलो हमें कोई तो जानता है इस घर में। और स्पेशली जो लोग ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, उनके साथ ये समस्या बहुत होती है क्योंकि गरीबी में क्या है, मैं गरीबी को बिल्कुल भी वो नहीं कर रहा हूँ भाई, सब लोग मेहनत करके पैसा कमाओ बहुत ज़रूरी है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम लोग जब मुंबई में बड़े हो रहे थे तो एक ही घर था और शायद इतना बड़ा रहा होगा, इतना बड़ा ये है।
जितना बड़ा हमारा स्टूडियो उतना ही बड़ा घर था मेरा। इसी में मैं, मम्मी, पापा, मेरा बड़ा भाई, मेरी छोटी बहन, मेरी एक और बड़ी बहन, हम सब रहते थे इसी इतने से घर में। ठीक है। और मुझे लगता है कि जब आप लोग एक साथ रहते हो नज़दीक नज़दीक, तो आपके बीच की बॉन्डिंग जो है, लड़ाइयाँ बहुत होती हैं पर आप एक दूसरे के लिए मर मिटेंगे। सामने अगर आपके कोई आ जाता है तो आप एक दूसरे के लिए मर मिटेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। कि मुझे कई बार लगता है कि जो ये जो पैसा रुपया है वो डिस्टेंसेस ज़्यादा क्रिएट करता है। जो मतलब जैसे ही पैसा आता है आपके पास, उससे क्या होता है, दूरियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि आपके पास जगह हो जाती है ना, आपके पास घर हो जाता है बड़ा, तो आपके जगह हो गई, दूरियों के लिए जगह है ना। अदरवाइज क्या, गरीब है आप तो जगह नहीं है आपके पास दूरियों के लिए। आपके पास पैसा है इसलिए आप कह रहे हैं जब हमारे पास आएगा हम भी ये बात हम भी ये बात कह दिया करेंगे। मैंने इसीलिए कहा ना कि भाई पैसा कमाओ, बहुत जरूरी है पैसा कमाना, क्योंकि पैसा कमाने के बाद ज्ञान देना बहुत अच्छा लगता है, नहीं होता तो लगता है यार क्या बकवास है ये। अच्छा, एक जो ये तुकबंदी का सीन है कि किसी भी शेर को तुकबंदी कर, जैसे मैं, आप मुझे सुनते होंगे, तुकबंदी मैं नहीं कर पाता हूँ। मैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुकबंदी करने बैठूंगा तो मेरा जो स्टैंडर्ड है, जो लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, वो नीचे आ जाता है, मेरा होता है मेरे साथ। तुकबंदी मिलाने में गड़बड़ जाती है मेरे साथ में हमेशा। तो आपको लगता है ऐसे शायरों का करियर है थोड़ा बहुत जो तुकबंदी नहीं मिलाते? नहीं है? बगैर इल्म के कुछ नहीं है, देखा है? ये हकीकत है। बगैर इल्म के कुछ नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा। अच्छा, देखें, आप इससे साबित होता है कि आप शायद नए हैं इस फील्ड में, बिल्कुल ये साबित हाँ, होता है। इसमें कोई दो राय जब नहीं। आप अपने ख़यालात को, नस्र जुमले होते हैं, उनको मिस्र में पिरोना स्टार्ट कर देंगे। देखिए, शुरुआत ये होती है, आदमी कुछ-कुछ लिखता है, कुछ भी लिखता है। हम देखते हैं, जो हमने शुरुआत में लिखा तो कुछ भी, ना काफ़िया की पाबंदी, ना रदीफ़ की पाबंदी। देखिए, मैं गज़ल का फ़ॉर्मेट बताता हूँ। गज़ल के जो फ़ॉर्मेट होता है, कम से कम 5 शेर होने चाहिए, मिनिमम 5 शेर होने चाहिए। एक शेर के अंदर 2 मिसरे होते हैं, मिसरा उला, मिसरा सानी, 2 मिसरे एक बना के। एग्जाम्पल भी दे दीजिएगा ना, जैसे बताते टाइम पे हुँ, एक एग्जाम्पल की ये रही लो 4 लाइनें, जो किसी कोई भी मैं अपने शेर की सुनाता हूँ। शेर कहना कमाल ये भी है, तू सबब है मलाल ये भी है। शेर कहना कमाल ये भी है, तू सबब है मलाल ये भी है। कमाल, मलाल, ये राइमिंग लफ्ज़ है, ये काफ़िया के लिए इस्तेमाल होंगे, इसको काफ़िया बोला जाएगा। कमाल ये भी है, और दूसरे में देखें मलाल ये भी है। जो ये भी है लफ्ज़, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये होगा रदीफ़। अभी जिसके अंदर पहले शेर के अंदर रदीफ़ काफ़िया दोनों के अंदर आएंगे, तो जिसके अंदर रदीफ़ काफ़िया दोनों आए, वो पहला शेर वो हो गया मतला। मतलब हो गया। उसके बाद दूसरे शेर में आपको, पहले शेर में कोई रदीफ़ नहीं लेना, कोई काफ़ी, रदीफ़ ले सकते हैं लेकिन काफ़िया की पाबंदी नहीं होगी। तो अगले मिसरे में आपको फिर काफ़िया लेना होगा, रदीफ़ भी लेना होगा। तो इसी फॉर्मेट में आपको पूरी गज़ल पढ़नी पड़ेगी। आखिरी का शेर जो होगा उसे मक्ता बोलेंगे। मिनिमम 5 हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने भी ले सकते हैं। मुझे इस पे भी एक वाक़या याद आता है, देवबंद का ही। हमारे घर के बराबर में एक साहब रहते हैं, तो वो भी शायर थे, शायर हैं अभी भी। तो उनके घर में पुराना ज़ीना था, तो लोग सब वही इस्तेमाल करते थे ऊपर आने-जाने के लिए। तो एक मर्तबा बराबर से नया ज़ीना बना दिया। तो जब नया ज़ीना बना दिया, तो उनकी वालिदा ने उनसे कहा कि देखो, ये पुराना ज़ीना था, पहले लोग बाग इसे इस्तेमाल करते थे, अब नया ज़ीना बन गया, तो ये अब लोग बाग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, सब इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनकी कुछ ज़मीनात वगैरह थी, खेत वगैरह में काम करते थे, तो खेत में गए, वहाँ पे जाके काम, तो 72 शेर की, 72 शेर की गज़ल लिख दी, पुराने पुराने ज़ीने और नए ज़ीने के कंपैरिज़न में। तो और वो, मतलब ये ऐसे-ऐसे काफ़िया, रदीफ़ कितने चाहिए होंगे, 72, इतना वो करना, बहर की पाबंदी में लिखना, तो बड़ी चीज़ है। लेकिन जब आप इस चीज़ में लिखते रहेंगे, तो बाद मर्तबा जब आप इतने एक्सपर्ट हो जाएँगे कि आप कुछ भी कह रहे हैं, तो वो बहर में निकलेगा। अच्छा, सबसे आसान तरीका बहर में लिखने का मैं आपको बताता हूँ, गा के पढ़ना। शुरुआत में जो होता है, पूरी बहर तो नहीं आएगी, लेकिन उससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी आवाज़ कहाँ टूट रही है। अगर आपकी आवाज़ टूटी, तो आपको मालूम हो जाएगा कि बहर में नहीं है, और आवाज़ सही निकलेगी तो सही होने से आपको लगेगा कि ये बहर में पूरी फिट है। तो गज़ल का फॉर्मेट ये है कि अब बहर की पाबंदी होना बिल्कुल वाजिब है, बहर की पाबंदी होगी तो होगी। लेकिन अगर आप नए हैं, तो आज़ाद कह सकते हैं, नज़्म कहिए, नज़्म में आज़ाद फॉर्मेट होता है, उसमें कुछ भी आप कहेंगे वो चलेगा। आज़ाद नज़्म कह के उसको पढ़िए। लेकिन गज़ल के अंदर, गज़ल कहने के लिए आपको बहर की पाबंदी ज़रूरी है, वाजिब है, बहर की पाबंदी होनी चाहिए। और अगर आप नए हैं, तो काफ़िया तो मेरे ख़्याल से जो राइमिंग लफ्ज़ मैं बता रहा हूँ, वो ज़रूर होने ज़रूर होनी चाहिए। रदीफ़ तो होना ही होना है, वाजिब है। काफ़िया रदीफ़ की भी अगर आप वो रखेंगे, तो उससे भी आपको पता लगता चल जाएगा कि चीज़ें शुरुआत धीरे-धीरे लिखेंगे। हम भी ऐसे ही थे, हम भी शुरुआत में हमने भी ऐसे लिखा, फिर पता लगा कि ये काफ़िया रदीफ़ ये होता है, फिर उसके बाद पता लगा कि मतलब ये होता है, फिर उसके बाद पता लगा कि वज़न भी कुछ चीज़ होती है, फिर वो सीखा, फिर पता लगा कि बहर भी सीखने के लिए चीज़ें चाहिए, तो बहर सीखी, तो इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें। आपका सबसे फेमस शेर कौन सा है जिसके बारे में बच्चे बोलते हैं नहीं ये तो सुनाओ ही सुनाओ? या सबसे फेमस गज़ल कौन सी है आपकी? मैंने एक शेर कहा, वो बहुत मकबूल एक हुआ, हमारे, मतलब ये है कि अगर देवबंद में किसी बच्चे से भी अगर सुनाए, पूछा जाए रोक के, तो वो ये शेर सुना देगा। वो शेर ये था, उम, वो अलग कौम से है, मैं अलग कौम से हूँ, क्या फ़र्क है? वो अलग कौम से है, मैं अलग कौम से हूँ, क्या फ़र्क है? अपने बच्चों के नाम के आगे हिंदुस्तानी लगा देंगे हम। तो ये मकबूल शेर हुआ मेरा, बहुत ये मकबूल है। अब जो मैंने नज़्म जो आपको सुनाई, दर्द ये भी अलग अलग फ़ज़्ल व करम से मकबूल बहुत हुई, और ये जो ताज़ा गज़ल लिखी, वो मैंने कहीं सुनाई। मैं जो लिखता हूँ, हमारे जो ताया मेरे उस्ताद, मैं मानता हूँ उनको, उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ मैं।
उन्होंने कभी मेरी शायरी की कभी तारीफ़ नहीं की। और जब भी मैं कुछ लिखता हूँ तो पहली कोशिश ये होती है कि ऐसा शेर लिखूँ, ऐसा गज़ल लिखूँ, ऐसी नज़्म लिखूँ जो उनको पसंद आए। क्योंकि वो सब लोग हैं, बहुत से लोग कह देते हैं कि अच्छा लिखा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ना ये मना कर रहे हैं कि इनको पसंद नहीं आ रही, और वो तालीम याफ़्ता भी बहुत हैं, उनको सब पता है, मतलब चीज़ें तो कहते नहीं हैं शेर, लेकिन लिखते हैं, वो पढ़ते हैं। और सब कलाम उनको, मतलब मुझे याद है उन्होंने किताबें मुझे दी, अभी सही साहब हम आ रहे थे तो उन्होंने मुझे 100 शेर की किताब दी। उसके अंदर दाग के 100 शेर थे, आते वक़्त के ये लेके जाना है पढ़ना, तो मैंने आते वक़्त वो पढ़े। तो उनको मैं जब जब वो करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि उन्हें पसंद आए। तो अब मैं यहाँ पे हिजरत करके दिल्ली में आ चुका हूँ। तो देवबंद में जब मैंने वो गज़ल पढ़ी, शेर कहना कमाल ये भी है, तो मुझे मालूम ये पड़ा कि वहाँ पे हमारे घर में थोड़ा-सा काम वग़ैरह लगा हुआ है, मिस्त्री वग़ैरह जो ये सब चीज़ें। तो मैं गया तो मिस्त्री कहते हैं कि भाई आपने कौन-सा शेर क्या हुआ है? आपके ताया गाते फिर रहे हैं, सबको बताते फिर रहे हैं कि वो शेर को ये। तो मैं गया तो उनके कोई जानने वाले आए, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि देखो ये वीडियो दिखाओ वो वाली। मैंने उनको वीडियो दिखाई, तो उनके ज़हन में एक शेर नक्श हो गया। तो मैंने बोला कि मैं वहाँ फला-फला जगह 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 जा रहा हूँ, पुणे जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ये वाली गज़ल ज़रूर पढ़ना। तो अब रूहानियत सी मुझे लगता है कि मेरी गज़लों में आ रही है, क्योंकि जो मुझे नापसंद करते थे, जो कहते थे क्या लिख रहा है, कुछ नहीं है, तो ऐसे ही लिख रहा है, उनको पसंद आने लगी है। तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा-थोड़ा सा वक़्त से ही आ रहा है, मैं सही लाइन पे जा रहा हूँ। जो एक एक पॉलिटिक्स में एक शब्द होता है स्टेट्समैन। स्टेट्समैन कहते हैं ना कि भाई स्टेट्समैन वाली बात हो। मतलब कविताओं का स्टेट्समैन, पॉलिटिक्स का स्टेट्समैन वो व्यक्ति है जिसके बारे में दुश्मन भी कहें कि भाई नहीं, इंसान तो ठीक है। ऐसे लगता है कविताओं में स्टेट्समैन वो होगा जो जिसके बारे में जो उसे पसंद नहीं करते हैं, बोलो नहीं ये तो अच्छा था इसका वैसे तो मुझे अच्छा नहीं लगता पर ये बड़ा अच्छा था इसका। तो ये वाली स्टेट्समैन वाली बात हो जाती है। ये जो लोग कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो कहते हैं कि शराब इसीलिए पीते हैं क्योंकि शेर लिखना होता है एंड ऑल दैट जैज़। उन लोगों पे क्या कहना चाहिए? उनको लगता है नशा करने के लिए मुझे कविता करनी है तो नशा करना बहुत बहुत से ज़रूरी है। लोग हैं, हम साथ ये यंग बैठ लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनका दिमाग खराब हो बहुत से जाता लोग है। हैं, हम साथ बैठते हैं तो अमूमन वो सिगरेट वगैरह नोशी सिगरेट नोशी वो चलती है, तो वो हमेशा देते हैं। मैं सिगरेट नहीं पीता, तो मुझे देते हैं ये मैं लीजिए, मैं पीता नहीं हूँ। तो कहते हैं शायर हो के भी सिगरेट पीना, ये तो सिगरेट होना ज़रूरी है। शायर हो के मैंने कहा ये ज़रूरी नहीं है कि वो होती है, कि नहीं ये तो बहुत चीज़ ज़रूरी है। जॉन एलिया को नहीं देखा आपने वो मुशायरे में? मैंने कहा नहीं, मैं हाँ। उनसे अलग है। मैंने कहा यार ऐसे मजाज़ नहीं, जो आप कह रहे हैं कि शराब पीना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। बहुत से शोरा ऐसे हैं जो शराब पीते भी नहीं थे, लेकिन बहुत आला कलाम है उनका, बहुत मकबूल है। और क्या नाम है, मैं नहीं मानता कि आप जो ये शराब, ये सिगरेट वगैरह होना ये ज़रूरी वाजिब नहीं है कि शायरी के लिए वाजिब है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं जो ज़िंदगी के नशे में इतने सही बिज़ी हैं कि उनको उसकी ज़रूरत नहीं है शायद। कि मतलब उन्हें कोई शराब नहीं चाहिए, उन्हें कोई गांजा नहीं चाहिए कि मुझे दो और मैं पीऊँगा। फिर तभी मैं कह पाऊँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं कह पाऊँगा। मुझे ऐसा लगता है लोग जस्टिफ़ाई करते हैं अपने नशे की आदत को, क्योंकि ये वही वाली बात है ना कि आज क्यों दारू पी रहे हो? तो आज बेटी का बर्थडे है। आज क्यों पी रहा हूँ? कह रहे हैं बर्थडे को 1 महीना हो गया है। तो आप समझ रहे हो ना? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब जो कुछ ना कुछ कारण देते रहते हैं ताकि वो अपने नशे को जस्टिफ़ाई करते रहें लगातार। है ना? ऐसे ऐसे लोग बहुत मिलते होंगे आपको जो अपने नशे को लगातार जस्टिफ़ाई करते रहते हैं। वो ये बात है, एक वाक़या मुझे याद आता है कि कोई साहब थे, तो शराब पी रहा है कि भाई शराब क्यों पी रहे हो? उसने कहा, यार बेटे का एडमिशन नहीं हो रहा। चलो शराब शराब पी रहे हैं। अच्छा, अगले दिन मिले, शराब क्यों पी रहे हो? बेटे का एडमिशन हो गया, खुशी में शराब पी रहा हूँ। हमारे यहाँ हम जो सोचते हैं जो शराब नहीं पीते, हम हकीकी नहीं मिजाजी तौर पे चीज़ें रखते हैं। मेरा एक शेर है, मुझे याद है। बाद मरतबा मैं ऐसे शेर कह देता हूँ जो मुझे लगता है कि नहीं कहना चाहिए। हमारे उस्ताद भी ये कहते हैं, मैंने उनको एक शेर सुनाया अपना, सोचता हूँ शायद यही निज़ाम है कुदरत का, दोज़ख का क्या होता अगर गुनहगार नहीं होते। क्या बात है! तो उन्होंने ये कहा। बनाए क्यों? हाँ जी, है ना? भई अगर एक्जिस्टेंस के लिए। अगर अगर तुम भगवान हो, तुम्हारे हाथ में तुम्हारी मर्ज़ी में पत्ता नहीं हिल सकता, नरक बनाए क्यों तुमने? सबको स्वर्ग भेजा और सबको अकल दो इस वाली। तो उन्होंने ये कहा कि इन चीज़ों से थोड़ा-सा बचना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ की दुनिया नहीं, हकीकी दुनिया वो जो ऊपर है, वहाँ जाके थोड़ा-सा। शराब की बात कर रहे थे, शराब पे बहुत शायरी हुई है। मैंने अभी कुछ दिन पहले मत लगाया, ये सोचकर ले आया शराब एक बोतल, ये सोचकर ले आया शराब एक बोतल, करेगी क्या मुझको ये खराब एक बोतल। तो ये ले आया, तो मैंने इसमें सोचा कि एक बोतल आ रही है, रदीफ़ है, मैं किसी पे शेर गज़ल कह दूँ। फिर मैंने कहा ये शायद गज़ल कहना ठीक नहीं रहेगा, फिर मैंने छोड़ दी वहाँ पे। फिर यंग बच्चों को तो बहुत मज़ा आता। यंग बच्चों को लगता हाँ, यही तो शायर ढूँढ रहे थे हम बहुत दिनों से। अच्छा एक और बात बताइए, जैसे आप तो बहुत हैंडसम भी हैं, लेकिन बहुत सारे शायर ऐसे होते हैं उनके शेर पढ़ो आपको लगता है अरे क्या बात लिखी है। फिर आप जॉन एलिया की शक्ल देख लो। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो हैंडसम नहीं थे। आप बहुत वही है ना वो कहता है ना वो कि द ब्यूटी लाइज़ इन द आईज़ ऑफ द पर्सन हू बिहोल्ड्स इट। तो हो सकता है जॉन एलिया बहुत बहुत हैंडसम लगते हो पर जो हैंडसमनेस की जो परिभाषा है उस पे नहीं फिट बैठते वो। तो आपको नहीं लगता कि कई जगह पे ऐसा होता है कि लगता है कि यार ये तो किसी बड़े ही मतलब क्रांतिकारी व्यक्ति ने लिखी होगी और फिर आप शायर से मिलो तो अच्छा यहाँ पे व्यक्ति का जो असली कद है वो पता चलता है कि वो यहाँ पे कितना लंबा है, यहाँ पे कितना ऊंचा है वो। इट डजेंट मैटर कि वो दिखता कैसे है या उसका शरीर कैसा है। तो शायरी आपको वो क्या कहते हैं उसे एलिवेट भी करती है। शायरी आपको फ्री कर देती है। सागर सागर ख़यामी नाम के एक शायर गुज़रे, तो उनका ये था कि कलाम आप देखेंगे तो बहुत आला कलाम था, बहुत आला कलाम है उनका। लेकिन क्या क्या हुई कि
रहने को घर नहीं था, सर्दी की रात हो रही थी, तो नान बनाने का जो भट्टा होता है, तो रात को उसके ऊपर सोए, वो बंद हो गया, तो लोगों ने सुबह जाके देखा कि इंतकाल कर गया। लेकिन कलाम आप पढ़ेंगे तो ये कहेंगे क्या क्या शायर थे, बहुत आला कलाम शायर थे। और बहुत से सीरियसली कितना दुखद है ना ये, कि मतलब, और पता है क्या प्रॉब्लम और भी हुई है, कि बहादुर शाह जफर तक के टाइम तक तो शायरी में पैसे बहुत थे, ठीक है ना। अब क्या है, अब मुझे ऐसा लगता है बहुत पैसा फिर भी कमा रहे हैं, पर कुछ ही लोग हैं जो बहुत पैसा कमा रहे हैं। बहादुर शाह जफर के बाद लोगों ने अब जो है ये प्रोफेशनल बना लिया शायरी। पहले लोगों को प्रोफेशनल नहीं होता था कि शायरी से ही पैसा कमाना है। ये तो हमारे जिगर मुरादाबादी ने स्टार्ट किया अभी पीछे। उन्होंने मुशायरों वगैरह के पैसे लेने स्टार्ट किए। उनसे पहले आप उनके पहले के शायर जो थे वो पैसे नहीं लेते थे। अच्छा। मुशायरा होता था, लेकिन वो मुशायरा ये नहीं होता था कि उसमें पैसे जमा करने हैं, यहाँ से वो करना है, इन शायरों को देना है। जो लिखते थे उनको बुला लेते थे, वो सब आ जाते थे। अब दे देते थे, मतलब उनको आने-जाने का खर्च तो मिल जाता था, तो वो सुना देते, तो चलती थी वो। तो पवित्रता खत्म होती जा रही वो धीरे अदब की खिदमत धीरे। करते थे। ये कहना कि जो हम कहते हैं ना कि हम अदब की खिदमत कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ ये है कि शायर नहीं कहते, हमारे यहाँ कहते हैं कि ये अदब की खिदमत कर रहा है। ये शायर नहीं है, ये अदब की खिदमत कर रहा है, किसान भी अदब हो कर रहा सकता है। है, वो मजदूर भी हो सकता है, वो बिजनेसमैन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो केवल तो ये जिगर मुरादाबादी ने उस वक़्त स्टार्ट किया। उसके बाद से मैं आपको जो नाज़ुक वक़्त गज़ल का बता रहा था, वो पिछले दिनों जो आप बता रहे थे, उसमें ये शायरी जो होती है, उसमें पैसे वग़ैरह जो ये मिलते थे, लिफ़ाफ़ा जो हमारे ज़बान में कहते हैं, ये कम हो गया था। लेकिन अब जब नौजवान जब से आए हैं, जब से ये अभी हुआ है, मतलब जो सोशल मीडिया से ज़्यादा दूर थे, तो ये दोबारा वापस आ रहा है। ये लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। कई बार मुझे ये भी लगता है कि कि कुछ लोग ना हर चीज में बिजनेस ढूंढ लेते हैं। उनका फोकस ही बिजनेस होता है, उनका फोकस और कुछ नहीं होता। उनको लगता है कि मेरी औकात तो इस सन सब की नहीं है, ये मुझे थोड़ा बहुत आता है तो इसी में कुछ कर लूंगा मैं, तो बहुत बड़ी बात होगी। तो कुछ लोग अब जैसे ऐसा एलिज किया जाता है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि जब मैंने इलाहाबाद में पढ़ाई करी है वहाँ पे, ठीक है, तो कहा जाता है वहाँ पे कि जो मधुशाला है, हरिवंश बच्चन जी की जो मधुशाला है इलाहाबाद में, जो वहाँ की लोकल जो किंवदंतियाँ जो होती हैं, जो कहानियाँ चलती हैं आपस में, उसके अनुसार क्या है कि वहाँ पे जो हरिवंश बच्चन जी ने, उसकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नाम के एक कवि थे, तो उनकी जो क्योंकि वो बेवड़े थे एक नंबर के, खूब दारू पीते थे और ऐसे ही जिंदगी जीते थे। मतलब जैसे कि जब वो घर से निकल रहे होते थे तो जो रिक्शे वाले जो पैर से रिक्शा चलाते हैं, वो लाइन लगाते थे, क्योंकि वो उनको घर से यूनिवर्सिटी लेके आते थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने घर दे रखा था उनको, तो घर से यूनिवर्सिटी लाते थे वो। तो कहते हैं कई बार ऐसे जेब में हाथ डाला, 100 रुपया मिला तो 100 रुपया दे दिया, 2 रुपया मिला तो 2 रुपया दे दिया, कई बार कुछ नहीं है तो जेब खोल के दिखा दी कि भाई कुछ नहीं है मेरे पास, ठीक है। लेकिन रिक्शे वाले कभी बुरा नहीं मानते, तो वो हमेशा, मतलब ये वो इस लेवल का बंदा कि जिसको फर्क नहीं पड़ता, हिंदी में कविताएं लिखता है और जिंदगी ऐसी ही जीता है वो। जैसे गालिब की याद आ गई मुझे उनकी बातें सुन के। तो कहा जाता है कि वो नशे में थे और उस समय ऐसा एलिज किया जाता है, मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में, कि हरवंशा बच्चन जी ने जो है वो मधुशाला उनकी लिखी उठाई और अपने नाम पे छाप दी। तो ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे लगता है आपको, जैसे मान लेते हैं हाइपोथेटिकल कोई मिला जिसने आपका ही शेर किसी महफिल में सुना दिया और आप बोल रहे हैं यार बैठा तो मैं हूँ, ये ससुरा क्या कर रहा है ये। अभी कुछ पिछले दिनों मेरे साथ ये वाक़या दरपेश आया। एक अच्छे शायर हैं, मैंने उनके सामने बैठे हुए थे, तो उन्होंने अपनी गज़ल सुना दी। और बेशर्मी ये कि आपका नाम भी नहीं लिया। ओ मैंने भाई, उनको गज़ल सुना दी, अब वो गए, रद्दा-बदल किया, इधर का उधर करके, काफ़िर अतीक पे वही पाबंदी, वो गज़ल पढ़ दी। अब मैं कॉल करता हूँ, मैसेज किया, उठा नहीं रहा है। तो बात फिर बाद मरतबा वो बात हुई कि इस तरह बात है, तो मैंने कहा ये तो मैं कॉपीराइट कंटेंट लगा सकता हूँ, मैं चाहे तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तो जाऊँगा लीगल तौर पे। तो फिर उन्होंने जहाँ मुशायरे में पढ़ी, उसकी वीडियो डिलीट कराई। फिर अब उन्होंने वो किया है कि ये आपकी गलती थी, मेरे से गलती हो गई, माफ़ी-तलाफ़ी हुई। क्या बात है। इसे बेशर्मी कहते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो भी होंगे वो भाई साहब, इसे बेशर्मी कहते हैं कि पहले आप कर लो, फिर आप सीना चौड़ा करो, फिर आपको लगे कि अब मैं हार जाऊंगा, तो आप बोलो कि नहीं नहीं अच्छा माफ कर दो मुझे। ये वही वाली बात है ना। एक बात मैं और कहूंगा कि जैसे अब इसके पहले जो हमारी डिस्कशन हो रही थी पैसों को लेकर के, मैंने जितना भी बिजनेस किया है अपनी लाइफ में, सच बोल के किया है। यकीन मानिए आप, सच बोल के भी धंधा कर सकते हैं आप, क्योंकि जब देखिए जिस तरह के आप हैं वैसे ही लोग आपको टकराते हैं। तो मेरे साथ क्या, सच बोलने वाले टकरते हैं, उनको बड़ा मजा आता है मेरे साथ काम करने, बोलते हैं भाई देखो मैं सच्चा तू सच्चा, काम करते हैं, क्योंकि उनको भी धंधा करना है मुझे भी करना है, तो क्या मुझे टकरते हैं, तो उनको लगता है अच्छा तुम सच्चे हो मैं भी सच्चा हूँ। कई लोगों को तो मैंने आपको बोला ये काम दीजिए आप मुझे, आपने दिया, वो काम नहीं हो पाया, आपके हिसाब से नहीं हो पाया। अमेरिका में बिजनेस करता हूँ मैं, तो एडवांस देते हैं वो, मैंने एडवांस वापस किया लोगों का, जबकि मेरा पैसा लग चुका है, पर मैंने फिर भी उनको वापस किया है। लेकिन उससे एक चीज ये हुई कि सुशील सिंह को बोल दोगे, वो ऐसा नहीं, उसके प्रिंसिपल्स हैं लाइफ में, तो उससे क्या होता है कि फिर मेरा, वो 4 लोगों को बताते हैं कि ऐसा बंदा है, ये ऐसे-ऐसे कर लेगा, हो सकता है अब काम ना हो, पर ये प्रिंसिपल वाला बंदा है। जो उसूल है, वो उसूल जी, है। जी, जी। तो ये बहुत ज़रूरी है उसूलों का होना। लोगों को लगता है, यंग लोगों का, आप भी काफ़ी यंग हैं, लोगों को लगता है कि अरे! उसूलों का कोई मतलब नहीं होता, पहले अमीर बन जाओ। नहीं, वो अमीरियत भी डॉली और चाय वाले वाली होगी आपकी, क्या पता वो गायब हो जाए। ठीक है ना? तो इसलिए उसूल के साथ अमीर बनिए। मेहनत, अब मैं जब मैं दूसरों के लिए काम करता था,
मुझे याद है कि मैं 3:30 बजे ऑफिस पहुंचता था दोपहर में, और मैं सुबह, क्योंकि नाइट शिफ्ट में काम करता था, सुबह मैं 6:30 बजे घर जाता था रोज। मैंने ऐसे रोज काम करा है लगभग 5-7 साल तक, रोज 15-15 घंटे। पर मेरा एक और उसूल था, मंडे टू फ्राइडे 15 घंटे, सैटरडे संडे जीरो काम, कोई काम नहीं करता था मैं। और वो जो 15 घंटे होते थे उसमें पहले 3 घंटे मेरे सीखने के होते थे, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा हम गरीब थे तो कंप्यूटर था नहीं घर पे, तो ऑफिस में तो कंप्यूटर है और कोई पूछने वाला नहीं, क्या इंटरनेट भी लगा हुआ है, मुफ्त में है, आप पहुंच जाओ, सबसे संबंध बना लो, आप जो मर्जी वो करो। तो बैठ के लगातार काम करना 3.5 घंटे, 6:30 तक कॉलिंग करना, और उसके बाद घर चले आना, रोज करते रहे। और फिर जब, मुझे ऐसा लगता है ईश्वर आपको अमीर बनने का, विशेष रूप से ईश्वर आपको एक मौका जरूर देता है ना। एक, कई लोगों को 2-2 3-3 मौके मिलते हैं, मिनिमम एक तो मिलता ही है। अगर आपने इस तरह से मेहनत नहीं करी है तो आप नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो मौका आप छोड़, आपकी बस की नहीं हैंडल कर पाना, वो मौका आएगा और चला जाएगा आपका। मेहनत, जो नए बच्चे हैं जो सुन रहे हैं मेरे इस पॉडकास्ट को, मेहनत आप इसलिए करिए क्योंकि जब वो मौका आएगा तो आपकी औकात हो उस, क्योंकि भगवान जो आपको दे रहा है वो अनलिमिटेड देना चाहता है, आपकी औकात तो वो रिसीव करने की, इसलिए मेहनत करिए कि आपकी औकात तभी बढ़ेगी, आप मेहनत करेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि भाई ईश्वर आपको मौका देगा, आप छोड़ते चले जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी उसी पे। घर के बारे में बताइए, परिवार में कौन कौन है आपके? हमारे घर में वालिद, वालदा, एक बहन है, उनकी शादी हुई भी है, भाई हैं, जब साथ रहते हैं दिल्ली, और मैं देवबंद से ताल्लुक़ रखता हूँ और अभी हिजरत करके तालीम की वजह से तालीम याफ्ता हूँ। अभी सीख रहा हूँ चीज़ें, तो यहाँ हिजरत कर गया हूँ। शायरी 2 चीज़ें करता हूँ, दूसरा है शायरी। यह मदन तौर पे इख्तियार की हुई चीज़ नहीं है, ये खुद से ज़हन में आई, ये थोड़ी मिजाज बना शायराना, तो इस फ़ील्ड में जाने की कोशिश की। वैसे मैं ग्रेजुएट कंप्यूटर से ग्रेजुएट हूँ और अभी यहाँ भी डिप्लोमा कर रहा हूँ डाटा साइंस प्रोफेशनल एआई से। करना क्या चाहते हैं आप इसके अलावा? आपसे गुफ्तगू हो What रही else? आपसे गुफ्तगू हो रही है, आपको धंधा तो होना चाहिए, तो मैं क्या करना चाहता हूँ। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल कश्मकश में हूँ, क्योंकि मेरे वालिद मुझे कुछ और चाहते हैं, मैं कुछ और चाहता हूँ। मेरे वालिद ये चाहते हैं कि मैं कोई अच्छी जॉब करूँ, ये जो मैं कोर्स कर रहा हूँ, उसके बाद कोई अच्छी जॉब ले लूँ, उसके बाद अच्छा सेट हो जाऊँ, फिर उसके बाद मैं ये शायरी वगैरह चीज़ तो लूँ। मेरा मिजाज ये है कि मैं शायरी की तरफ ज़्यादा जाऊँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारे वालिद ने हमारे लिए बहुत मेहनत की है। उन्होंने हमें हक़ हलाल का खिलाया, और अभी भी मैं यहाँ दिल्ली आया तो उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम्हें किसी चीज़ की कुछ भी ज़रूरत होगी, कुछ भी करना हो, कैसे भी करना हो, मुझे बताना, कुछ भी गलत काम ये जो है ये करनी है। मैं फ़ख्र करता हूँ कि मैं हमारे वालिद ने हमें हलाल का सब कुछ करके खिलाया। तो मैं भी ये चाहता हूँ, मेरे ज़हन में भी यही है कि पहले जो वालिद कहते हैं 1.5 साल का ये डिप्लोमा होता है कि इसके बाद मैं जॉब कर लूँ। अगर वक़्त रहा, अच्छा रहा, सब कुछ सही चलता रहा, तो शायरी भी साइड अपना लेके चलते शायरी रहेंगे। का तो, ये शायरी तो आपकी आत्मा है। शायरी तो आप जॉब में बैठ के काम कर रहे होंगे, आपके दिमाग में तो शायरी चलती रहेगी, और शायरी का क्या, वो तो आपकी आत्मा है, वो तो चलती रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि जो माँ बाप होते हैं उनके 3 स्टेजेस होते हैं, मैंने एक बार पिछले शो में भी कहा था। अंग्रेजी में कहूँ तो माँ बाप को हम पहले आइडलाइज करते हैं कि पिताजी जो है महान है, मेरे माँ मेरी महान है। जो दूसरा स्टेज होता है, कुछ लोगों का शादी करने के बाद होता है दूसरा स्टेज, कुछ लोगों का 14 साल में आ जाता है, हार्मोन्स तेज चलते हैं तो माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते, वो लड़ते हैं माँ बाप से। दूसरा स्टेज है उनको डिमोनाइज करने का कि आई डोंट लाइक यू, मैं क्यों नहीं जा सकता डिस्को, आप समझ रहे हैं ना, या मैं शायरी क्यों नहीं कर सकता, मुझे जॉब क्यों करनी है। जैसे आपका जो पहला रिएक्शन है वो रेबेलियस है कि मैं शायरी क्यों नहीं कर सकता, रेबेलियस है। लेकिन आपका जो विवेक है, जो आपकी आत्मा है, वो कहती है बहुत मेहनत करी उस बंदे ने, है ना, मत उस पे मत जा तू। लेकिन पहला जो है आपका वो कि रेबेलियस है, मुझे मेहनत कर, मुझे तो शायरी करनी है। तीसरा जो स्टेज है माँ बाप का, उसे कहते हैं ह्यूमनाइज करना। जब आप पहुंच जाएंगे, जब आप खुद माँ बाप बन जाएंगे, तो माँ बाप को बोलेंगे यार मेरी तरह ही तो है वो लोग भी, जैसे मैं हूँ, जो गलतियां मैं करता हूँ वो भी वही करते हैं गलतियां। तो 3 स्टेज माँ बाप के हमेशा रहेंगे, चाहे वो आपके हों, मेरे हों, किसी के माँ बाप हों। तो आइडलाइज, डिमोनाइज शब्द थोड़ा ज़्यादा टफ है। वेस्ट के लिए तो ट्रू है, मतलब अमेरिका यूके वगैरह में तो डिमोनाइज शब्द बिल्कुल ट्रू है। लेकिन इन भारत जो है, भारत थोड़ा सा इमोशनल देश है, हमारे देश में भावनाएं बहुत हैं, तो हम डिमोनाइज शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते, या कह लीजिए आपकी बराबरी करने की कोशिश करना, और उसके बाद फिर ह्यूमन मान लेना कि नहीं वो हमारी तरह है, वो भी इंसान ही है। मैंने वालिद की बात मानी, मैं बात माना मैंने उनका पिछले साल में। तो पिछले साल मुझे बहुत लोगों ने बुलाया भी, मैं गया नहीं। मैं ये कि थोड़ा-सा शायरी की तरफ से रुझान कम कर दिया। तो बहुत लोगों ने बुलाया, मैंने मना कर दिया। वो क्या मना रोकते नहीं हैं, कहते हैं कि करो, लेकिन ये कहते हैं कि अभी वक़्त नहीं है। जब अच्छी जॉब हो जाएगी, जब वो थोड़ा-सा पैसे वगैरह आने लग जाएँगे, उसके बाद शौक अपना पूरा करना। वो ये समझते हैं ये शौक है। और क्या नाम है, जब मैं यहाँ आया दिल्ली, तो दिल्ली आने के बाद थोड़ा-सा मसला ये हुआ कि बहुत से लोग ऐसे आ जाते हैं कि जिनको ना नहीं कर सकते, बिल्कुल ना कर ही नहीं सकते। तो ये थोड़ा सिलसिला फिर दोबारा चालू हो गया। तो बहुत मर्तबा अब कहीं जाना, फिर ये चीज़ें कि वो बुला रहे हैं, अब उनको पहले मना कर चुका हूँ और फिर दोबारा उन्होंने बुलाया, उनको मालूम भी है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो ये फिर चीज़ें चल रही हैं। हालाँकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ी चीज़ें अभी भी कम रखूँ, क्योंकि ये 1.5 साल का ये जो बनता है, इसके बाद मैं जो कोशिश है फिर चालू करूँ। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि जो बुला रहे हैं, जाना पड़ रहा है कि आप बता रहे हैं ना कि अपॉर्च्युनिटी दे दी जाती है, कि मिलती है,
पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, शायरी की बात कर रहा हूँ। शायरी में भी अपॉर्च्युनिटी है जो है कि मौका आपको मिले, तो इसी बात कर रहा हूँ। तो इस वजह से जहाँ-जहाँ मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ जाना ठीक है, बेहतर है, यहाँ से कुछ फ़ायदा ही नज़र आता है, कुछ फ़ायदा दिखेगा, तो वहाँ जाता हूँ। पर लेक मैं अपने शो पे एक प्रेडिक्शन करता हूँ। अगले 10 सालों में यू विल बी अ नोन नेम इन द एंटायर कंट्री। अगले 10 सालों में। इसलिए कह रहा हूँ मैं बिकॉज़ यू हैव एवरीथिंग, यू नो। यू हैव गुड वर्ड्स, यू हैव गुड शायरी, यू हैव गुड नज़्म, यू हैव गुड गज़ल, और उसके बाद पर्सनैलिटी भी है, बोलने का लहज़ा भी है, तरीका भी है, सब है। तो क्या है कि एवरीथिंग जो सब हर वो चीज़ जो चाहिए वो है। ठीक है ना? तो आप आपका 10 साल में मुस्तकबिल, उसके बाद कैसे कहेंगे उर्दू में एक और शब्द होगा, ब्राइट को क्या कहते हैं? ब्राइट को क्या कहेंगे? आपका मुस्तकबिल। नहीं, चमकीला नहीं है। हाँ? उज्ज्वल तो हिंदी हो गया ना बे। हाँ, हाँ, जो भी है मतलब तो आपका आपका सचमुच में आप बहुत इसमें जेन्युइनली आप आगे जाएँगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनैलिटी होती है हर व्यक्ति की, तो यू आर मेड फॉर दिस। लाइक यू आर नॉट, देयर इज़ नो, आपके अंदर प्रॉब्लम ये है ना कि आपके आपके पिताजी का नाम क्या है? खुर्शीद आलम। खुर्शीद आलम। खुर्शीद साहब, एक रिक्वेस्ट करूँगा, एक शेर है राहत साहब का, अपने बेटे पे चेप दिया करिए जब मौका मिले, बोलिए कि बुलाता है मगर जाने का नहीं। हमारे वालिद ने गज़ल ये बहुत मर्तबा सुनी है। ऐसा हो सकता था कि आप राहत साहब का नाम ना लेते, अगर शेर बोलते पापा को, हाँ। तो पापा आपको टेक्स्ट करके बोलते कि ये राहत साहब का शेर है। हमें याद है कि एक मर्तबा बारिश हो रही थी, मैं वालिद साहब के साथ ही बैठा हुआ था, तो उन्होंने एक गज़ल उनके फ़ोन में थी, तो वो गज़ल सुनाई, वो तो मुझे सुनाई कि देखो ये, तो मैंने उसको काफ़ी मर्तबा सुनी। हालाँकि उस वक़्त उस पर शायरी में रुझान नहीं था, बाद में रुझान हुआ। तो हमारे वालिद भी सुनते हैं बहुत सी चीज़ें, बाद मर्तबा मेरी जो शायरी होती है वो उसको अपने स्टेटस पे कोट करके लगाते हैं, कहीं जाते हैं तो बताते हैं। तो हमारे वालिद, मैं मानता हूँ कि उन्होंने सब कुछ दिया है जो इंसान को देना चाहिए, अपनी औलाद को परवरिश अच्छी की है, बहुत अच्छी परवरिश की है जो उन्हें देना चाहिए, सब कुछ दिया है। और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है उनसे कि मुझे रोक रहे हैं कि शायरी के लिए, मैं कहता हूँ कि अच्छा कर रहे हैं, हर माँ-बाप करता है। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं होऊँगा तो मैं भी ये सोचूँगा। जैसे आप बात कर रहे हैं कि पैसों की, अगर अच्छा बिज़नेस हो जाए, अगर अच्छा आदमी को काबिलियत हो जाए, तो उसके बाद तो आदमी कहीं जा सकता है। पहली चीज़ कहते हैं ना कि कुछ ना हो तो गांधी होना चाहिए, तो गांधी से सब काम हो जाता है, तो वो ले मेरे अभी पिताजी का अभी देहांत हुआ है 10 सितंबर को, इसी साल में। तो कई लोग ये अपनी प्रेमिका के लिए पढ़ते हैं, पर एक 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 उनका, मुझे पता नहीं कौन शायर हैं इसके, पर वो एक लाइनें लिखी हैं, वो सुन के मुझे अपने पिताजी बहुत याद आते हैं कि ओ पिछली रुत के साथी अब के बरस में तन्हा हूँ। तो मुझे अपने पिताजी बहुत याद आते हैं इसमें, क्योंकि मुझे याद है दिवाली थी पिछली दिवाली पे, तो मैंने उनको गले लगाया और मैं बहुत रोया उनको पकड़ के। तो वो ऐसे बोला, क्या हुआ, क्यों रो रहा है, क्या हुआ, पागल हो गया, क्यों रो रहा है? क्योंकि मुझे तब पता था कि अगली दिवाली पे नहीं होंगे वो, और वो नहीं थे अगली दिवाली पे। तो आप समझ रहे हैं ना, मतलब कि हर एक त्योहार पे मुझे वो, आप उनको याद करते हो कि यार नहीं है। मैं आपको कितनी दफ़ा इसलिए नज़्म भेजूँगा, वो नज़्म बाप के अगर ऊपर ही आपको है। याद हो सुनाइए। मुझे याद नहीं है, वो काफ़ी बड़ी तवील नज़्म है, तो मैं आपको भेजूँगा, आप उसको सुनिएगा, वो बाप के ऊपर ही है। बल्कि मैंने अपनी एक नज़्म लिखी थी, नज़्म मेरे अपने वाली नज़्म भी याद नहीं, लेकिन उसपे एक शेर लिखा था, अपनी वालिद की कब्र पे आया हूँ मैं जिस तरह, मेरी कब्र पे मेरे बच्चे आएँगे इस तरह। तो ये नज़्म मैंने लिखी थी, तो हम अक्सर बात करते रहते हैं, हमारे दोस्त हैं, और भी बहुत दोस्त हैं हमारे जो उनसे बात होती रहती है, तो ये बात होती है कि इंसान को देखो वक़्त का कुछ नहीं पता, क्या पता पहले मैं इंतकाल कर जाऊँ या कोई इंतकाल कर जाए। लेकिन एक गम ज़रूर झेलना है कि वालिदैन का इंतकाल अब इंसान अपनी आँखों से देखे, कि ये गम का जो दिन है, ये गुज़रना है, क़यामत जो है वो गुज़रनी है, एक दिन इंसान को अपने वालिद देखना। मेरे साथ क्या हुआ कि उनकी डेथ के टाइम पे मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो सारे प्रोसेस करे, सारे जो रिचुअल्स होते हैं, उनको अग्निदान करना, वो सब करा मैंने। अब मुझे फ़र्क पड़ता है। जो वो समय बीतता जा रहा है ना, तो जो अब मुझे धीरे-धीरे फ़र्क पड़ता है। मतलब जैसे इवन ये स्थिति है कि मैं दवाएँ खा रहा हूँ, क्योंकि मुझसे ना बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे पिताजी, हमारा एक ऐसे पेंट हाउस है, तो ऊपर मैं रहता हूँ, वो नीचे रहते थे। तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि वो नीचे नहीं है वो। मतलब आई कांट टॉलरेट दैट कि अरे बंदा नहीं है नीचे, बंदा नहीं है नीचे। मैं, मुझे याद है मैं बहुत पहले, मतलब जब वो उस समय गाँव में अपने, पता नहीं अब देवबंद में I'm श्योर है ये ज़रूर कल्चर होगा कि अपने बच्चों को गले नहीं लगाते। कि अपना बच्चा जो है मतलब बड़े भाई के बच्चों को बहुत प्यार करेंगे, छोटे भाई को प्यार करेंगे, पर अपने बच्चों को, और वो जो बड़ा भाई होगा वो आपको प्यार करेगा। वो इस तरह से बहुत चलता है हमारे यहाँ पे। मैं इकलौता ऐसा बेटा था मेरे पिताजी का, 2 बेटे हैं उनकी, 5 बेटियाँ हैं। तो 2 बेटों में मैं ऐसा बेटा था जिसके लिए उन्होंने दुनिया की परवाह नहीं करी। उनको मैं इतना पसंद था, मुझे गले लगाते थे, मुझे प्यार करते थे, मुझे अपने साथ रखते थे हमेशा। आपने गले वाली बात की, तो उससे मुझे वो, हमारे यहाँ ईद की नमाज़ के बाद ही ये होता है कि सब जो गले लगाते हैं, तो उस ईद से 1-2 दिन पहले
ये शेर और ये गज़ल भी नुमा लहजे में बहुत सारी बातें चलती हैं कि हमें महबूबा को टोन करते हुए कहते हैं कि हमें आपको गज़ल नहीं लगाना, ईद आ रही है, आप हमारे वालिद हमें गले लगाएंगे तो हमें खुशी होगी। तो हमारे यहाँ भी ये बैरिकेड है कि वालिद हाँ भी अपने हाँ बच्चों को हाँ नहीं हाँ लगाते, हाँ लेकिन ईद का दिन एक मौका ऐसा होता है हाँ कि हाँ हाँ गले हाँ लगाया हाँ जाता है। हाँ 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 हाँ। पर ये है कि ये जो जीने के तरीके हैं, ये रिलीजन वाइज नहीं थे कि बच्चों को गले नहीं लगाना। ये किसी रिलीजन का नहीं था। ये वो था कि बड़े परिवारों में सिखाया जाता था कि तुम अपने भाइयों के बच्चों को गले लगाओ और वो तुम्हारे बच्चों को गले लगाएंगे, तो क्या होगा, पूरा परिवार साथ चलेगा। ये उसलिए होता था। ऐसा नहीं था कि वो अपने बच्चे को प्रेम नहीं करते थे, वो उनको बहुत प्रेम करते थे। हमें याद है हम छोटे-छोटे थे, हमारे घर के बराबर में ही पंजाबी रहते थे। तो हम छोटे-छोटे थे, तो हमें याद है वो कीर्तन वगैरह होता था, तो हमारी वालिदा हमें भेजती थी, हम कीर्तन में जाके बैठते थे, पीछे-पीछे ताली ऐसे करके बजाते थे। मुझे एक वाक़या की ज़हन में याद है, मुझे नक्श है, मैं उनके घर में जाता था, बिल्कुल आना-जाना बहुत अच्छा था। तो टीवी उन्होंने चलाया हुआ था, तो उस वक़्त हमारी अज़ान हो रही थी। तो मुझे याद है कि उन्होंने अज़ान के वक़्त टीवी बंद किया ख़ास तौर से कि अज़ान हो रही है, टीवी बंद करो। तो ये जो ये है क्या नाम है हिंदू तो ये भी खोती जा रही है, क्योंकि अब ऐसा होता है कि एक कॉलोनी हिंदू की अलग हो गई, कॉलोनी मुसलमानों की कॉलोनी अलग हो गई, तो जो मोहब्बत है वो कम होती जा रही है, कि वो बैरिकेड सब बनता जा रहा है, डिस्टेंस हो रहा है, तो ये मोहब्बतें कम होती जा रही हैं। नहीं, ये जो कैसे बताऊँ, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों तरफ को नागरिक बनने की ज़रूरत है। ये बनने की बजाय कि मेरा धर्म क्या है, मेरा रिलीजन क्या है, दोनों तरफ को पहले नागरिक बनने की ज़रूरत है कि भाई हम पहले नागरिक बन जाते हैं, फिर हम धर्म का देख लेंगे। प्रॉब्लम ये है कि नागरिकता सेकंड प्रायोरिटी पे पहुंच गई है, रिलीजन फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ गया है। और रिलीजन फर्स्ट प्रायोरिटी पे, उसकी वजह से क्या हो रहा है, गड़बड़ होती जा रही। द मोमेंट आप नागरिक बन जाते हो ना, फिर आप बोलते हो कि अच्छा नागरिक हैं तो अच्छा लॉज क्या क्या है, फिर आप कानून पे जाते हो, अच्छा क्या कानून है यहाँ, नागरिक के क्या कानून है। उसकी तरफ जाने की बजाय लोगों ने अपने अपने रिलीजन को उठा रखा है, तो उनको लगता है कि ये वाला तो मेरा है, वो वाला तो मेरा है। ये वही जो बाप जो गले नहीं लगाता था, तो एक दूसरे के धर्म की कदर भी बहुत थी, क्योंकि उनको लगता है तू मेरे करेगा तो मैं तुम्हारी करूंगा। बापों ने अपने बच्चों को गले लगाना शुरू कर दिया, तो लोगों ने अपने धर्म को भी ऐसे पकड़ लिया है कि बस ये मेरा है, वो तुम्हारा है। हाँ। करीबन बहुत पहले की बात है, मैंने एक शेर कहा था, ऐसे ही ज़हन में आया, कॉलेज में बैठे हुए थे, तो ये ज़हन में आया, तो घर जाके लिखा। खेल कूद रहे हैं, इसमें मुस्तकबिल की बात है, हिंदू मुस्लिम बच्चों के साथ है कि वो साथ खेल रहे हैं, तो इसमें शेर कहा था कि खेल कूद रहे हैं चंद हिंदू मुस्लिम बच्चे साथ में, खेल कूद रहे हैं चंद हिंदू मुस्लिम बच्चे साथ में, खुश हूँ संवर रहा है मुस्तकबिल मुल्क का। कि आपस में साथ रहना ये बहुत ज़रूरी है। मेरा एक दोस्त है वैभव, हम गालिबन 6-7 साल से साथ हैं, और हम कॉलेज जाते थे, साथ ही खाता था, मैं उसके घर जाता हूँ, दिवाली ईद पे वो मेरे घर आता है, दिवाली में मैं उसके घर मैंने आप जाता लोगों हूँ। के ईद पे जाना बंद कर दिया है। मुझे लगता है आप लोगों को उस दिन ना ऐसे सनक चढ़ी होती है, खिलाओ, जो आएगा उसको खिला खिला के मार डालो। तो काम कीजिएगा, मैंने बंद कर दिया, मैंने बोला भाई मतलब मैं नहीं जा रहा। 3-4 बार गया हूँ, उसके मैंने बोला हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, मैं नहीं जाऊँगा ही नहीं। क्योंकि ना प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं आपके घर में आया, आपने खिलाया, मैं हाथ जोड़े भैया खा लिया, मैं जा रहा हूँ। आपके घर में एक पड़ोसी आएगा, बोलेगा भाई मेरे घर में नहीं आओगे? अब क्या है? अब वो पड़ोसी के घर में आप चलो, वो दूसरा आएगा, बोले भाई मेरे घर में नहीं आओगे? अब आप कितना मना करो किसी से, रूड तो हो नहीं सकते, सब खुशी-खुशी बुला रहे हैं। तो आप क्या है, आप खाते जाओ। और क्या है कि इंसान का ना एक एक वो है, और ऊपर से एक और प्रॉब्लम होती है कि जैसे ही आप मुस्लिम कॉलोनी में घुसते हो और हिंदू होते हो, आपको और खिलाया जाता है। मुझे लगता है असली दुश्मनी वहाँ निकाली जाती है, सालों खिलाओ इसको। नहीं, मैं आपको भी दावत दे रहा हूँ, आप मेरे घर आइएगा ईद वाले दिन, ज़रूर आइएगा। हाँ, हाँ। मैं आपको खिलाऊँगा नहीं, आपको बस खाना सूँघाऊँगा। अगर आपको अच्छा लगा कि हाँ भाई ये दिल कर रहा है, तो आप खा लीजिएगा, वरना नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने 3-4 साल मैंने 200 फ़ौरन डाल भाई मैं नहीं यार, क्योंकि आपकी ना हालत खराब हो जाती है ना, आप कितना खाओगे? ऊपर से भाई अच्छा टेस्टी बहुत होता है खाना, आप खाते रहो, खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ, टेस्टी भी होता है। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो जो सेवइयाँ और वो होती है, शीर, वो मतलब सुप्रीमली टेस्टी होती है, ठीक है? तो आप खाते रहो, फिर थोड़ी देर में आपको लगता है यार अब नहीं, तबीयत खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब आप मना किसे-किसे करोगे आप? अच्छा कुछ हो गया, 1 चम्मच खाया, उसमें भी लोगों को बुरा लग जाता है, 1 ही चम्मच खा रहा है भाई। अरे यार 15 जगह खा के आ रहा हूँ, कहाँ से उससे ज़्यादा कहाँ खाऊँगा मैं, तो है ना? आपने मेरे जवाब का सवाल का जवाब नहीं दिया, तो आप आएँगे ईद हाँ, पे? हाँ, 100%। ठीक है, पक्का समझूँ? हाँ, हाँ, पक्का। रिश्ता पक्का समझिए। अभी मैं रिसेंटली एक जोक मैंने ऐसा ही क्रैक किया था, मैं स्टैंड अप कॉमेडियन भी हूँ। तो मैंने एक जोक किया था कि भारत और रूस की दोस्ती बहुत पुरानी है, अब इसे रिश्तेदारी में बदल लेना चाहिए। सुनते रहते हैं ना बार-बार, भारत और रूस की दोस्ती बहुत पुरानी है, भारत और रूस, मैंने अब इसे रिश्तेदारी में बदल ही दो, खत्म करो बात। कब से सुनते आ रहे हैं भारत और रूस की दोस्ती बहुत पुरानी है। देवबंद के बारे में बहुत सारे ऐसे भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं, देवबंद मतलब ये होगा, वो होगा, वो होगा। कैसा है देवबंद? मैं कह तो रहा हूँ आप आइएगा, अरे वो तो आपको ठीक है, पर दिखाऊँगा फिर भी। भी बताया तो। हमारे यहाँ होता है कि शेर क्या नाम है, शेर सुनाया नहीं जाता, महसूस कराया जाता है। तो ऐसे ही मैं आपको देवबंद को बताऊँगा नहीं, आपको देवबंद दिखाऊँगा। अच्छा, अच्छा, ठीक आप है। खुद देखिएगा कि हमारा देवबंद कैसा है। अच्छा तहज़ीब की ज़मीन बोला जाता है, इल्म की ज़मीन बोला जाता है देवबंद को। दारुल उलूम में मकबूलियत बहुत है हम
हम जब कहीं भी जाते हैं तो हम कहते हैं देवबंद से हैं, तो कहते हैं कि अच्छा जहाँ दारुल है, तो दारुल से पहचान बहुत बन जाती है। उर्दू वहाँ है, उर्दू की वहाँ फ़ज़ा है। ये इत्रेदान लहजा मेरे बुज़ुर्गों का, रची बसी हुई उर्दू ज़बान की खुशबू। तो उर्दू ज़बान की वहाँ खुशबू है, लोग उर्दू समझते हैं, उर्दू पढ़ते हैं। और आप आएँगे कभी इंशाल्लाह, आपको ज़रूर देवबंद। मुझे याद है मैं कहीं जा रहा था अपनी गाड़ी से, तो देवबंद के थ्रू जो मेन रोड है उससे गुजरा मैं। अच्छा, उसी दौरान वो जा रहे थे, कांवड़िए जा रहे थे। तो मैंने देखा कि महिलाएं, बच्चे अपने अपने घरों से निकल के छतों पे खड़े होके कांवड़ियों के वो जाते हैं ना, उनके कुछ कांवड़ियों के वो निकलते हैं ना, बड़े सुंदर सुंदर से उनके वो रहते हैं जो। हाँ हाँ हाँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे निकल के देख रहे थे कि अच्छा ये लोग क्या क्या लेके जा रहे हैं। झांकियां भी जा रही है उसमें कुछ कांवड़ियों की, तो वो सब के सब लाइन से बाहर आ खड़े थे कि देखो भाई ये झांकियां पे झांकियां निकल रही हैं, देखने के लिए आ रखे हैं। हमारे यहाँ ईद वाले दिन खास तौर से हिंदू आते हैं, वो जो नमाज़ें पढ़ने जाते हैं, उनके लिए रूह अफ़ज़ा का इंतज़ाम करते हैं। अच्छा। रूह अफ़ज़ा ज़रूर पिलाया जाता है। हाँ। मुसलमान भी ऐसा बहुत सी चीज़ें करते हैं जो हिंदू के लिए हो, तो ये है ना कि हिंदू मुसलमान का वहाँ एकता बहुत है। तो मुझे एक बात बताइए कि हिंदू मुसलमान की एकता भी बहुत ज़्यादा है, पर कोई 5% लोग हैं ऐसे, जिनकी वजह से एकता को खतरा होता है, और बार-बार वही 5% लोगों को मीडिया उठा के दिखाता रहता है कि ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। है ना? मतलब मैंने उस दिन जब आपसे बात कर रहा था, मुझे कैमरे के सामने कहने में कोई शर्म नहीं है कि एक गोदी मीडिया है, एक खोदी मीडिया है। क्योंकि गोदी मीडिया को प्रधानमंत्री जी में कोई कोई कमी नहीं नज़र आती। खोदी मीडिया को प्रधानमंत्री जी में सारी कमियाँ नज़र आती हैं। तो मैं समझ में नहीं आता कि असल मीडिया है कहाँ पे? ठीक है ना? तो ईश्वर करें कि थोड़ी अकल आए लोगों में। ठीक है? हम भी ये तसव्वुर करते हैं कि काश हाँ, हाँ, हाँ। जो ये हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स बनाई हुई है, ये ख़त्म हो जाए तब बहुत बेहतर है। नहीं, खत्म नहीं होगी, ये चलती रहे। चलती रहे, कम हो बस जाए तो हाँ, बेहतर है और बस बेहतर है। इज़्ज़त रहे एक-दूसरे की। क्योंकि मैं मैंने एक वो मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा आपको, अब ये रिकॉर्ड हो ना हो, आई डोंट केयर। गाइज़, एक लिखा था मैंने, अंग्रेज़ी में लिखा है वैसे, ठीक है ना? तो मैंने ये लिखा था कि अंग्रेज़ी। अंग्रेज़ी में लिखा है, मैंने ये लिखा है कि जब धर्म था, तो राजनीति की ज़रूरत क्यों पड़ी होगी लोगों को? क्योंकि पता है, क्योंकि धर्म बहुत मुश्किल है। धर्म का पालन करना बहुत मुश्किल काम है। माँ-बाप का बुढ़ापे में कमज़ोर माँ-बाप का ध्यान रखना धर्म है ना? धर्म है। बहुत मुश्किल काम है भई, आसान नहीं है। बिना उनको डाँटे उनका ध्यान, छोटे बच्चे को थप्पड़ मारना आसान है, लेकिन उसी बच्चे को एक शानदार बच्चा बना के बड़ा करना मुश्किल काम है। आप समझ रहे हो ना? धर्म की ज़रूरत या राजनीति की ज़रूरत तब पड़ी जब लोगों ने धर्म को छोड़ दिया, तब राजनीति आई है। तो राजनीति के तो ये भी हैं चोचले, बर्दाश्त करिए फिर। धर्म पे अगर आप रहते हैं अपने, तो राजनीति नहीं आती। राजनीति इसीलिए आएगी धर्म पे नहीं है आप। क्योंकि राजनीति आपको फ्रीडम दे रही है ना। डेमोक्रेसी क्या बोले, फ्री हो, जो मर्जी करो। जब तक मेरे कानून नहीं मानोगे, समझ रहे ना, मेरे जो लिखे हो वो नहीं मानोगे, तब तक तुम जो माँ बाप को निकाल दो घर से, हमें थोड़ा फर्क पड़ता है, वो तुम्हारे माँ बाप है। और हमारी सरकार ने तो कहा हम दो हमारे दो, माँ बाप की जगह ही नहीं है। ना दादा दी की जगह है, ना ताऊ ताया की जगह है, ना चाचा जी की जगह। कहते हैं हम दो हमारे दो, बात खत्म करो। आप समझ रहे हैं, हमारी तो सरकार ही बोलती कि इंडिविजुअल फैमिलीज बनाओ, इतने सारे ग्रुप क्यों इकट्ठा करते हो? चलिए, आज के लिए इतना ही। इट वाज सच अ नाइस टू मीट यू ब्रदर। ये हमारे थे मिर्ज़ा भाई। आप लोग कमेंट ज़रूर करके बताइएगा आपको कैसा लगा। और आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।